जी हाँ दोस्तों, ये हमारा महासंग्राम वीडियो होने वाला जिसमें से हम BBMKU सेमेस्टर 2 माइनर पेपर 1 ये पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का कंप्लीट आंसर बताएंगे और उतना ही क्वेश्चन का आंसर देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सीधा सीधी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि भूमंडलीकरण क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें। भूमंडलीकरण के जगह में अगर आपको वैश्वीकरण दे दे तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि भूमंडलीकरण वैश्वीकरण दोनों एक ही होता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमंडलीकरण क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें, या वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ, हानियां एवं विशेषता का वर्णन करें। ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, चाहे भूमंडलीकरण दे दे चाहे वैश्वीकरण दे दे, दोनों एक ही होता है। भूमंडलीकरण को ही वैश्वीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण को ही भूमंडलीकरण कहते हैं। तो चाहे भूमंडलीकरण क्या है, इसके प्रमुख घटक का वर्णन करें दे दे क्वेश्चन, या वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ, हानियां एवं विशेषता का वर्णन करें, ये दे दे। दोनों का आंसर सेम लिखना है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पक्का 100% आपके एग्जाम में आएंगे और फर्स्ट में ही आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हर एक क्वेश्चन की जैसा आपको बताने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वैश्वीकरण है क्या। देखो, सबसे पहले वैश्वी मतलब होता है विश्व, और करण मीन्स होता है एकीकरण, विश्व एकीकरण। ठीक है, अब देखो वैश्वीकरण को हम लोग भूमंडलीकरण भी कहते हैं, पृथ्वीकरण भी कहते हैं। तो अगर आ जाएगा पृथ्वीकरण, भूमंडलीकरण, तो घबराना नहीं है। विश्व एकीकरण का मतलब, तो विश्व मतलब आप लोग समझ रहे हैं पूरा दुनिया, एकीकरण मीन्स होता है एक करना, यानी पूरा विश्व को एक करना ही हमारा क्या वैश्वीकरण कहलाता है। अब यहीं से आप लोगों को बात क्लियर हो गया होगा कि विश्व को एक करना ही हमारा क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। विश्व को एक करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अब देखो, आप लोगों ने समझ गया कि विश्व को एक कर देंगे तो हमारा एकीकरण, विश्व एकीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात ये आता है कि विश्व को हम एक करेंगे तो करेंगे कैसे। तो देखो, हम अपना देश से दूसरे देश में बाजार जाएंगे करने के लिए, हम अपने देश से दूसरे देश वस्तु को भेजेंगे, अपना कोई सामान यहाँ बनाएंगे और वहाँ बेचेंगे सेल होने के लिए, वहाँ वालों को बोलेंगे तुम यहाँ पे आकर के बेचो। शूटिंग करेंगे फिल्म का तो वो यहाँ करेंगे, हम वहाँ जाएंगे। मतलब क्या, इसी टाइप से हम यहाँ वो यहाँ पे आएंगे, इसी टाइप से हर देशों से कनेक्ट रहना है, तब हमारा क्या होगा, विश्व एक हो जाएगा। हम उससे करेंगे दोस्ती, वो उससे करेगा, ये इससे करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विश्व एक हो जाएगा। हम दूसरे के घर बार बार जाते रहते हैं। ठीक है, वो मेरे घर आते रहते हैं, हम उसका चीज़ों खाते रहते हैं, वो मेरा चीज़ें खाते रहता है। तो इस टाइप से क्या होता है, दोस्ती हो जाता है, यानी हम दोनों एक होंगे। वैसे विश्व में भी सेम होते हैं, एक दोस्ती की जैसा ही होता है। तो सारे देश के साथ ही, जब एक देश, दो देश, चार देश के साथ नहीं, जब बल्कि पूरे विश्व के साथ जब ऐसा किया जाता है ना, तो विश्व को एक साथ जब किया जाता है तब हमारा कहलाता है वैश्वीकरण। ठीक है, फिलहाल ये बहुत आसान टॉपिक है, आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। देखो, जब विश्व के सभी देश किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र का मतलब क्या, या तो सेल के क्षेत्र में, सेल मतलब बेचने वाला, ठीक है, या तो व्यापारी भी होता है वही बेचने वाला। ठीक है, तो या तो सेल के मामले में, सेल के क्षेत्र में, या तो फिर कह लो व्यापार के क्षेत्र में, या तो फिर कह लो कोई उद्योग के क्षेत्र में, बड़ा बड़ा फैक्ट्रियों के क्षेत्र में, या तो हो सकता है मजदूरों के क्षेत्र में कि ये मजदूर वहाँ पे जा रहे हैं काम करने के लिए, वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, या तो हो सकता है पैसों के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। हो सकता है फिल्मों के क्षेत्र में, हमारा फिल्म वहाँ बनता है वो यहाँ बनाएंगे, तो ये फिल्मों के भी क्षेत्र में होता है, अनेक क्षेत्र होंगे। तो जब विश्व के सभी देश किसी न किसी भी क्षेत्र में उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं, जब सारे देश क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र में उदारीकरण की नीति को अपनाते हैं, तब उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। ये उदारीकरण क्या है, उदारीकरण मीन्स होता है कि आपके लिए फ्री है, आप यहाँ पे आइए, मेरे लिए फ्री है कि मैं वहाँ जाऊँगा और काम करूँगा, इसी को बोलते हैं उदारीकरण, कि आप फ्री हैं यहाँ से वहाँ काम करने के लिए। तो जब भी पूरा देश किसी भी क्षेत्र में किसका नीति अपनाता है कि तुम यहाँ पे आओ, मैं वहाँ पे आता हूँ, यानी कि उदारीकरण का नीति अपनाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो सभी देश एक हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, है ना। जब वो उदारीकरण कर देंगे कि तुम यहाँ आओ मैं वहाँ जाऊँगा, तो सारे देश एक हो जाएंगे और इसी प्रक्रिया को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के तहत विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम आदि का बिना रुकावट के आदान प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण के कारण ही आज विभिन्न देशों की वस्तुएं हमारे देश में उपलब्ध है। देखो, वैश्वीकरण के तहत क्या किया जाता है, बहुत देश के बीच में, बहुत सारे देशों के बीच में वस्तु आता है जाता है, सेवाएँ आती है जाती है, हम भी कुछ उसको सेवा करते हैं, वो भी हमें कुछ करती है। पूंजी, कभी मेरे पास कमी पड़ता है तो वो देता है, उसके पास पड़ता है तो हम देते हैं। श्रम मतलब मजदूर वगैरह लोग आते हैं जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आती है जाती है, आदान प्रदान में कोई रुकावट नहीं होता, बिल्कुल उदारीकरण है, आप यहाँ आइए मैं वहाँ जाऊँगा, इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। और इस वैश्वीकरण की वजह से आज हमारे देश में बहुत सारी वस्तुएँ आती है और हमारे देश से बहुत सारी वस्तुएँ जाती भी है।
अब देखते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखो टाइम बहुत कम था तो मैंने हेडिंग बना दिया, मैं समझा दूंगा, आप लोग लिख लोगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। देखो पहले आपको पॉइंट लिखना है दूरियां का कम होना, यही सब पॉइंट आपको याद रख के जाना है। बाकी इधर जो एक्सप्लेन करेंगे वो आपको नहीं याद रखना, वो आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो दूरियां कम होना, जब वैश्वीकरण हो जाता है तो अनेक देशों से दूरियां जो काफ़ी ज़्यादा होती है वो दूरियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सभी देश एक दूसरे से संपर्क में बने रहते हैं, ठीक है। और संपर्क में बने होने के कारण से बिना एक देश से दूसरे देश जाए हुए भी यहाँ से काम किया जा सकता है, बशर्ते उन दोनों के बीच संपर्क अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण से हमारा दूरियां भी कम लगने लगी है, भले दूरियां बहुत ज़्यादा हो लेकिन दूरियां कम लगने लगा है, ठीक है। दूसरा, नए संस्कृति का उद्भव। ये वैश्वीकरण के कारण नए संस्कृति का भी उद्भव धीरे धीरे होता जा रहा है। जैसे कि अगर हम जीन्स का, टी शर्ट का, ये सब का बात करें तो पहले भारत में ये सब नहीं था, ठीक है। लेकिन ये नई संस्कृति का उद्भव हो गया। पहले क्या होता था, हम लोग पैंट शर्ट पहन करके रहते थे, उसके बाद क्या करते थे, जो बूढ़े लोग थे, दादा लोग थे, वो लोग धोती वगैरह पहना करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी विदेशों का आगमन हो चुका है, दूसरे देश से बहुत सारे ऐसे वस्तुएं देखने को आपको मिलेगा जो धोती के जैसा ही बना हुआ मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं पहले के जूतों में, अभी के जूतों में फैसिलिटी हो चुका है, तो हमारे संस्कृति में कुछ नया संस्कृति का उद्भव हो रहा है, कुछ नया संस्कृति उसमें जुड़ रहा है वैश्वीकरण के कारण से। तीसरा है बाजारीकरण को बढ़ावा। बाजारीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। देखो जो बाजार में पहले मतलब वो जो चीज़ें वस्तुएं उपलब्ध नहीं था वो सारी भी वस्तुएं उपलब्ध होने लगी है, वो भी सस्ती कीमतों पर, क्योंकि दूसरे देश से आती है। जो हमारे देश में नहीं बन पा रहा है, जो हमारे देश में फैक्ट्री नहीं है, वो फैक्ट्री किसी और देश में, वहाँ से वस्तुएं आ रही है, तो कहीं ना कहीं बाजार में भी बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। रोजगार में वृद्धि। अब क्या हो रहा है, वैश्वीकरण से रोजगार में भी वृद्धि हो रहा है, क्योंकि कुछ मजदूर यहाँ से दूसरे देश जाते हैं, दूसरे देश वाले यहाँ पे आते हैं, और इस प्रकार से जिसको जो ज़रूरत रहता है, जहाँ पे भी, जिस देश में भी उसको अच्छा लगता है, वहाँ पे जाकर के वो अपना रोजगार क्या कर सकता है, पा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का विकास। देखो क्या होता है कि हमारे वैश्वीकरण के कारण से शिक्षा में भी विकास देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे देश थे जो विश्व के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी विश्व के बारे में पढ़ाया जाना बहुत ही उचित समझा जाने लगा है। बहुत सारे एक देश के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, विद्यार्थी होते हैं जो दूसरे देश में जाकर के पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होते हैं जो हमारे देश का में नहीं पढ़ाई हो पाता है तो दूसरे देश में पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का भी एक बहुत ही बड़े स्तर पर विकास देखने को मिलता है। छठा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। छोटे छोटे कंपनी दबते जा रहे हैं, बड़ा बड़ा कंपनी का उद्भव होते जा रहा है। वो बहुत बड़ी मात्रा में सामानों को आयात निर्यात करते हैं, भेजते रहते हैं, इस देश से उस देश में बहुत सारे वस्तुएं भेजती है, जिसका डिमांड रहता है, जिसका ज़रूरत रहता है, जिस देश में जिस चीज़ों का ज़रूरत रहता है उसको भेजा जाता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी इस टाइप से क्या होती है, उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये इसका विशेषताएं था। अब थोड़ा सा इसके गुण के बारे में बात करते हैं। तो हालांकि गुण और विशेषताएं दोनों एक ही जैसा होता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम लेकिन फ़र्क होता है, तो हम कहीं ना कहीं इसका गुण को अलग से चर्चा करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं अलग से चर्चा कर रहा हूँ वैश्वीकरण की गुण, लाभ बोल लो चाहे महत्व बोल लो, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। देखो पहला क्या है, नवीन तकनीकों का आगमन। जब वैश्वीकरण का पहला लाभ ये है कि नवीन तकनीक, और नवीन मीन्स हो गया नए नए तकनीकों का क्या होता है, आगमन होता है। जो भी हमारे देश में जो तकनीक नहीं है, जो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो दूसरे देश से देखने से, दूसरे देश का देखने से, दूसरे देश के सामान खरीदने से, ये सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा नए नए तकनीकों का आगमन होता है। दूसरे देश के इंजीनियरों को द्वारा बनाया गया चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये नए नए तकनीकों का आगमन होता है वैश्वीकरण के कारण। दूसरा, जीवन स्तर में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण जीवन स्तर में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। पहले के लोग का खान पान, पहले के लोग का संस्कृति, रहन सहन, बात विचार, पहनावा, सब चीज़ों के स्तर में धीरे धीरे चेंज आते जा रहा है, और इसका मुख्य रीजन है वैश्वीकरण। तीसरा, विदेशों में रोजगार के अवसर। जो हमारे देशों में इतना ज़्यादा गरीबी बढ़ने के कारण हमारे देश में रोजगारों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और इस रोजगार की समस्या को देखते हुए विदेशों में बहुत सारे लोग जाकर के क्या करते हैं, अपना अभी भी भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे रोजगार का अवसर ढूंढते हैं, क्योंकि उसका पूर्ति भारत में नहीं हो पाता है। एक देश में जब नहीं हो पाता है तो वह क्या करता है, दूसरे देश में भी जाकर के रोजगार पा सकता है। तो कहीं ना कहीं हम पे पाबंदी नहीं होती है कि हम सिर्फ अपने ही देश में रोजगार को पाएँ,
बल्कि हम विदेशों में जाकर के, विदेश मतलब हम अपने देश से बाहर भी जाकर के रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण रोजगार में भी वृद्धि देखने को मिला है, रोजगार के अवसर लोगों को मिल जाती है। चौथा, विदेशी व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण से विदेशी व्यापार में भी वृद्धि होती है। हम अपना व्यापार दूसरे देश में खुला जाकर के कर सकते हैं, वो हमारे देश में आकर के खुला व्यापार कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। वैश्वीकरण ये कहता है कि आप जा कर के खुला व्यापार कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। देखो, वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि होता है। जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, रोजगार का वृद्धि होता है, तो कहीं ना कहीं इससे एक दूसरे के बीच सहयोग का भी संभावना बढ़ जाती है और सहयोग करना भी उचित समझा जाता है। छठा, उत्पादन में वृद्धि व सुधार। देखो, जब क्या होती है, वैश्वीकरण किया जाता है तो एक देश से दूसरे देश सामानों को आदान प्रदान किया जाता है, उसके कारण में क्या होता है, उत्पादनों में वृद्धि किया जाता है। जो भी चीज़ें बनाया जाता है, जो भी फैक्ट्री में, जो भी उद्योग में जो भी चीज़ें बनाया जाता है, उसमें वृद्धि किया जाता है, क्योंकि पूरा देश में इस सामान को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, बांटा जाता है, दिया जाता है, ठीक है, बेचा जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका मांग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मांग बढ़ जाती है तो उसका उत्पादन में भी वृद्धि किया जाता है और सुधार भी किया जाता है, ताकि लोग उसको शौक से ले, ठीक है, ताकि लोगों को नापसंद ना हो बल्कि लोग अच्छे से पसंद करें। तो वृद्धि भी किया जाता है बनाने में, और उसमें दिन प्रतिदिन सुधार भी लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि इसका चमक से लोगों को लाभुक हो, लोग क्या हो, लाभान्वित हो, उससे उन्हें मतलब जैसा बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ों को देख करके लोभ हो जाना, इसी प्रकार से जब अच्छे वस्तु रहेंगे तो लोभ हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा खरीदेंगे लोग, ठीक है, तो उसका ज़्यादा सेल भी होगा। सातवां है कम कीमत पर सेल। नेक्स्ट है कम कीमत पर सेल, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसे कंपनियां हैं जो बहुत ही कम कीमतों पे सेल करती है, और इसके कारण से छोटा कंपनियां भी क्या होती है, चौपट हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लाभ हो रहा है कि कम कीमत पर क्या कर रही है, उस चीज़ों को सेल कर देती है, तो जो गरीब लोग होते हैं उसे कम से कम कीमतों पर उसको खरीद पाते हैं, ठीक है। अब जितना फायदा उतना इसका हानि भी है, लॉस भी है। तो देखते हैं वैश्वीकरण के लॉस क्या है, दोष क्या है, हानि क्या है, ठीक है। तो पहला तो आर्थिक असंतुलन, आर्थिक असंतुलन, आर्थिक मीन्स होता है पैसों को लेकर के, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर के, गरीब लोगों, ठीक है, तो उसमें असंतुलन होता है। देखो होता क्या है, जब वैश्वीकरण किया जाता है ना, तो जो गरीब देश रहता है ना वो गरीब ही बन जाता है, और जो अमीर देश रहता है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है और वो अमीर ही बन जाता है, क्योंकि गरीब देशों को कोई पूछने वाला नहीं होता है। हमेशा वो अमीर देश चाहता है कि हम अपना लाभ कमाएं, और लाभ को कमाने के लिए वो गरीब देशों के पास ज़्यादा, ठीक है, तो वो गरीब देशों जो होते हैं उसके पास ज़्यादा दोस्ती करना उचित नहीं समझते, क्योंकि बड़ा देश रहेगा तो उसका ज़्यादा सेल होगा, छोटा देश में हल्का सा सेल होगा, कम बिक्री होगा उसका, तो वो गरीब देश गरीब ही बन कर रह जाते हैं और अमीर देश अमीर ही बन कर रह जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गरीब देशों को आर्थिक पैसों की, ये सब चीज़ों की दिक्कत होती है कि नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है देसी उद्योगों का पतन। जब विश्वकरण होता है, बड़े बड़े उद्योगों का बढ़ावा मिलता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो देश में छोटे छोटे उद्योग रहते हैं ना वो पतन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने देश के चीज़ों को कम खरीदते हैं, दूसरे देशों को ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि जो बड़ा बड़ा कंपनी है ना वो क्या करती है पता है, सामान को बहुत सस्ते में बेचती है। अब सस्ते में बेचती है तो हम तो अपने वाला भी खरीदते नहीं है, वही खरीदेंगे। अब सस्ते में वो बेचते हैं तो हम उसी को खरीदेंगे। तो जो देश का हमारा जो देश का है ना, वो वस्तु कब महंगा होता है। अब वो महंगा होती है क्योंकि उसका बनावट में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा जाती है, ठीक है। अब वो हमारा क्या होता है, उसका बिक्री नहीं हो पाता है, तो जो हमारे देश का उद्योग रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सिंपल सा बात है कि जब बड़े बड़े उद्योगों का सामना होगा, बड़े बड़े उद्योग जब सामने आएंगे तो छोटे उद्योग क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभाव। देखो, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी बहुत बड़े बड़े जो कंपनी है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, वो बहुत बड़ा लेवल पे काम करती है, तो उससे छोटे जो उद्योग हैं उसकी क्या होता है, कमी देखने को मिलता है। बड़े बड़े कंपनियां जो है वो क्या कर देती है, छोटे कंपनियों को अपने में कबोज लेती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोको कोला का जो कंपनी है वो थम्सअप की कंपनी को अपने अंडर कर लिया है। जो थम्सअप कंपनी है वो इसको क्या कर लिया, कोको कोला वाला कंपनी है उसको अपना अंदर कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो कोको कोला का कंपनी वो बहुराष्ट्रीय कंपनी, बड़ा कंपनी था, और जो थम्सअप वाला कंपनी था एक छोटे कंपनी था, जिसको थम्सअप वाला कंपनी को उसने खुद अपने कब्जा में कर लिया। कौन, बहुराष्ट्रीय कंपनी कोको कोला का कंपनी। ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका। चौथा, बेरोजगारी में वृद्धि। अब देखो, अब क्या हुआ कि जब बड़ा बड़ा कंपनी होने लगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ होने लगी,
और एक देश से दूसरे देश में सामान को बेचा जाने लगा, तो जो वहाँ के मजदूर थे, जो वहाँ के लोग काम करने वाले थे, उन लोगों का रोजगार में कमी आया। जब उनका वस्तु बिकेगा ही नहीं, उनका धंधा चलेगा ही नहीं, तो लोगों का काम कहाँ से करेंगे, क्योंकि इस वस्तुएं बहुत बाहर से आ रही है। तो इस सिचुएशन में बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों का रोजगार नहीं मिल पाता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों भूमंडलीकरण के घटक। भूमंडलीकरण का मतलब होगी दोस्तों वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण बोलो चाहे तो वैश्वीकरण बोलो, बात तो सेम ही पड़ रहा है। तो इसका हम लोग घटक देखेंगे। घटक दे दे, अगर आपको कारक दे दे तो भी आपको सेम ही लिखना आंसर, ठीक है। अगर आपको क्या दे दे, कारक दे दे, तो घटक या कारक एक ही होता है। तो भूमंडलीकरण के निम्नलिखित घटक है: बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विश्व व्यापार संगठन, प्रौद्योगिकी मतलब जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है जैसे मोबाइल, टीवी, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका उदारवादी नीति। ये 4 आपका है भूमंडलीकरण के घटक। अब बहुत आसान है, इसको बस पढ़ने के बाद आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब जो अलग अलग देशों में जो कंपनियां हैं बड़े लेवल पर, ठीक है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने उत्पादन और वितरण को विभिन्न देशों में फैला दिया। जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो उत्पादन यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ों को उत्पादन कर रहे हैं और वितरण कर रहे हैं, यानी दूसरे दूसरे देश पहुंचा भी रहे हैं ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। तो विभिन्न देशों में फैला दिया, मतलब ये अलग अलग देशों में अपना क्या किए हैं, फैला दिए हैं। यानी बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी, वो अपना कंपनी का वस्तु बहुत सारे देशों में क्या कर दिए हैं, फैला दिए हैं। वे उन देशों में अपने व्यापार का विस्तार करती है। देखिए बड़े बड़े कंपनियां उस देश में अपना व्यापार का विस्तार करना चाहती है, अपना बिजनेस फैलाना चाहती है जहां उत्पादन लागत कम, जहां पे वस्तु बनाने में उसको कम खर्च हो और बाजार बड़ा होता है, यानी फायदा ज़्यादा हो। वहीं पर ये कंपनियां अपना चीज़ों को भेजती है, वहीं पर ये स्थापित करना चाहती है, ठीक है। दूसरा विश्व व्यापार संगठन। व्यापार मतलब ये व्यापार से रिलेटेड है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना। वैश्विक व्यापार मतलब विश्व भर में जितने सारा व्यापार हो रहा है, एक देश से दूसरे देश जो सामान जा रहा है, आ रहा है, जो बिक्री हो रहा है, तो विश्व लेवल पर जो व्यापार हो रहा है ना, उसको सुगम बनाना मतलब आसान करना। अगर कोई ज़्यादा नियम कानून, जैसे हम एक देश से दूसरे देश अगर जाते हैं तो वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह बनाना पड़ता है, तो इससे क्या होता है ना, व्यापार करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य होता है कि जितने से जितना जो कठोर नियम शर्त है ना, उसको हल्का किया जाए ताकि व्यापार करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई सामना ना करना पड़े। और व्यापार बाधाओं को समाप्त करना है। और जो व्यापार से रिलेटेड जो बाधा आ रहा है, व्यापार करने में, बिजनेस करने में जो बाधा आ रहा है ना, उसको समाप्त किया जाए। यह व्यापार को अधिक स्वतंत्र बनाता है और व्यापार को अधिक स्वतंत्रता देती है कि व्यापार को ये आज़ादी प्राप्त करते हैं कि आप खुल करके क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उसे स्वतंत्रता बनाते हैं, ठीक है। व्यापार से संबंधित नियम बनाते हैं कि व्यापार से संबंधित क्या क्या नियम कानून होना चाहिए, और बिल्कुल सरल नियम कानून होना चाहिए, ठीक है। और उनकी निगरानी भी करते हैं कि क्या वो कानून पारित हो रही है, और जो कानून पारित हो गया क्या वो चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब जो इंटरनेट है, मोबाइल संचार है, परिवहन है, जो टेक्नोलॉजी है आज की दुनिया में, उसी को बोला गया प्रौद्योगिकी। तो इंटरनेट, मोबाइल संचार, परिवहन और सूचना तकनीकी में प्रगति ने देशों को आपस में जोड़ा है। यही सब चीज़ों के माध्यम से क्या हुआ, देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सस्ते और तेज परिवहन तथा सूचना के प्रवाह ने वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया। देखिए अभी हम देखेंगे सस्ता है और तेज परिवहन के कारण, मतलब हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, सस्ता भी हो चुका है। यहाँ से कॉल से बात कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें कितना में मिलेगा, तभी लेने के लिए आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं सस्ता हो गया। और तेज परिवहन यानी हम कहीं भी अगर गाड़ियाँ से जाते हैं, कोई भी चीज़ों तो जल्दी पहुंच जाते हैं। साथ ही सूचना के प्रभाव के कारण कोई भी चीज़ों की सूचना होता है तो मोबाइल से तुरंत पहुंच जाता है। ये सब की वजह से ना जो वैश्विक व्यापार जो है ना, विश्व लेवल पर जो व्यापार है वो, और हमारा जो सांस्कृतिक है वो, उसका आदान प्रदान बहुत ही सरल तरीका से हो रहा है। हम एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो अपना हम जो संस्कृति, रीति रिवाज हम जो यहाँ अपना रहे हैं वहाँ भी तो अपनाएंगे। वहाँ के जो लोग हैं वो भी तो हमको देख करके वो अपनाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं सस्ता होने के कारण और तेज होने के कारण, ठीक है, तथा सूचनाओं के प्रवाह से क्या होगा, विश्व में व्यापार करना बहुत ही सिंपल हो गया है। नेक्स्ट उदारवादी नीति। ये देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा, उदारवादी नीतियों के व्यापार, निवेश और अन्य आर्थिक गतिविधियां पर लगे प्रतिबंध जो है को हटाने में मदद की है। उदारवादी क्या कहते हैं पता है, कि जो भी विश्व व्यापार से रिलेटेड जितने भी सारा कठोर नियम शर्त कानून लगे हुए हैं, जो व्यापार करने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको हटाया जाए। यही उदारवादी नीति का कहना है कि जो भी कठोर से कठोर नियम कानून उसको हटा दिया जाए। जो प्रतिबंध है, जो व्यापार करने में
अवरोध पैदा कर रही है, ठीक है, विरोध कर रही है उसको, ठीक है, जो उसको पीछे धकेल रही है उसको खत्म किया जाए ताकि व्यापार जो है वो सुगम तरीका से हो सके। दूसरा है भूमंडलीकरण के पक्ष और विपक्ष में कौन सा तर्क है, प्रस्तुत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि भूमंडलीकरण के पक्ष में और विपक्ष में कौन कौन सा तर्क है, इसको प्रस्तुत करना है। मतलब पहले बताएंगे भूमंडलीकरण क्या है, इसके बाद फिर बताएंगे इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में। पक्ष मतलब इसके अच्छाई बताएंगे, ठीक है, और विपक्ष मतलब इसका बुराई बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भूमंडलीकरण क्या है। देखिए दोस्तों, अगर भूमंडलीकरण के जगह में अगर वैश्वीकरण दे दे कि वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में कौन सा तर्क है प्रस्तुत करना, इसका तर्क, तो दोनों सेम है, चाहे आप भूमंडलीकरण बोलो चाहे वैश्वीकरण बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, भूमंडलीकरण क्या होता है मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं ताकि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। भूमंडलीकरण का मतलब होता है दोस्तों विश्व को एक करना। विश्व को एक करना कैसे दोस्तों, हम सभी दोस्त जितने सारे देश हैं सभी देश से हम दोस्ती करेंगे तो हमारा विश्व क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा। अब विश्व एक होगा कैसे, तो हम अपना सामान दूसरा देश में बेचेंगे, दूसरा देश वो सामान हमसे बेचेंगे, हमारे यहाँ बेचेंगे, हम कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगा तो हम उससे लेंगे, उसको ज़रूरत पड़ेगा तो हमसे लेगा। तो सभी देशों को के साथ व्यापार करना, सभी देशों के साथ मिलजुल के रहना, एक दूसरे को मदद करना, यही हमारा क्या होता है, वैश्वीकरण कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है, जहाँ पे हम एक दूसरे से क्या कर रहते हैं, मिल के रहते हैं, ठीक है। तो भूमंडलीकरण का अर्थ क्या, तो भूमंडलीकरण का अर्थ होता है विश्व को एक करना, यानी विश्व को एक करना, ठीक है। जब विश्व के सभी देश किसी भी क्षेत्र में उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं, उदारीकरण का मतलब दोस्तों क्या, आप मेरे यहाँ आइए हम आपके यहाँ जाएंगे, मतलब सलाह, भाईचारा, जो भाईचारा की नीति होता है ना उसी को बोलते हैं उदारीकरण, ठीक है। तो जब विश्व के सभी देशों के साथ, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे पैसा लेन देन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, एक दूसरे के मदद के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उदारीकरण की नीति को अपना लेता है तो सभी देश एक हो जाते हैं। तो सभी देश क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भूमंडलीकरण। यानी जब सभी देश एक हो जाते हैं तो हम लोग इसको भूमंडलीकरण कहते हैं, ठीक है। विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं या क्षेत्र का एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को ही भूमंडलीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ ये भी हमारा सिंपल भाषा में दोस्तों कि विश्व के जितने भी सारे देश हैं वो सभी देशों का जो क्षेत्र है वो एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो प्रक्रिया होता है ना उसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। मतलब सभी देश जो एक साथ जुड़ते हैं उसी प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं, वही चीज़ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार प्रारंभ होने से यह देश एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। देखो, विश्व के विभिन्न देशों के साथ, अलग अलग देशों के साथ व्यापार शुरू हो जाता है ना, जब हमारा यहाँ देश से अगर हम पाकिस्तान जा रहे हैं व्यापार करने, चीन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो जिस देश में हम व्यापार करने जाएंगे ना इससे क्या होगा, रिलेशन बढ़ता जाएगा, दोस्ती होते जाएगा और एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़ते भी जाएंगे, ठीक है। तो व्यापार के कारण भी हमारा क्या हो जाता है, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में 1991 में अपनाया गया था, ठीक है। आर्थिक नीति से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था, यानी कि बस ये आपको बताना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में सन 1991 में अपनाया गया था। बस एक नंबर के में भी आपका आ सकता है कि भारत ने भूमंडलीकरण की नीति को कब अपनाया, तो 1991 में, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों वैश्वीकरण की विशेषता। वैश्वीकरण बोलो चाहे भूमंडलीकरण बोलो, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं कि भूमंडलीकरण की विशेषताएं कौन कौन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बस मैंने पॉइंट लिख दिया, आप चाहो तो इसको 2 पेज में कर सकते हो। कैसे, तो देखिए दोस्तों, सबसे नंबर 1 में लिखना है दूरियां कम होना, और दूरियां कम होना लिख कर कैसे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और इधर आपको लिखते जाना जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दूरियां का कम होना। अगर आप इसके बारे में और लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो बस इतना ही लिख करके छोड़ दें, दूरियां का कम होना। देखिए दोस्तों, भूमंडली के कारण क्या हुआ, एक दूसरे देश के बीच का जो दूरियां है ना वह कम हो गया है, ठीक है। एक दूसरे के बीच जो दूरियां हैं वो क्या हो गया, कम हो गया है। हम लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना दूर है, जब रिलेशन अच्छा रहेगा, दोस्ती अच्छा रहेगा, ठीक है। नई संस्कृति का उद्भव, हम दूसरे देश जाएंगे तो वहाँ के संस्कृति, रीति रिवाज, लोगों को देखेंगे और वहाँ के चीज़ों को अपनाएंगे, वो हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे संस्कृति को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं नई नई संस्कृतियों का क्या होता है, उद्भव होता है, ठीक है। बाजारीकरण का बढ़ावा होना, अब मान लो कि हम कोई भी चीज़ों को वहाँ बेचने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो चीज़ हम बना रहे हैं वो भारी मात्रा में बनाएंगे, नया नया चीज़ बनाएंगे ताकि बढ़िया से बढ़िया बिके और हम अच्छा से अच्छा पैसा कमाएं। तो जो बाज़ार में नया नया चीज़ें भारी मात्रा में बनाया जाता है उसी को बोलते हैं बाजारीकरण। यानी बाज़ार ठप नहीं है बल्कि बाज़ार चल रहा है, जब बाज़ार का माहौल गर्म रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होता है, उसी को बोलते हैं बाजारीकरण। तो इससे बाजारीकरण में भी बढ़ावा होता है।
रोजगार में वृद्धि होता है। लोग क्यों व्यापार करते हैं, दूसरे देश क्यों जाएंगे, आखिर फायदा के लिए ही तो जाएंगे ना, ताकि उसको क्या मिले, रोजगार मिले। शिक्षा का विकास, इससे क्या होता है, शिक्षा का भी विकास होता है। हम कोई जरूरी नहीं कि हम दूसरे देश व्यापार करने के लिए ही जाएंगे, और अगर व्यापार भी करने जा रहे हैं तो कहीं ना कुछ गुण जरूर सीखेंगे। अगर अमेरिका जाएंगे तो जरूर आप इंग्लिश बोलने के लिए सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का भी विकास होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ावा होना, ठीक है, जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जो बड़े बड़े कंपनी बसे हुए हैं दूसरे देश में, ठीक है, इस कंपनियों का क्या होगा, बढ़ावा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो कंपनी है वो दूसरे देश में जाकर कार्य करेगी, साथ में जो वस्तुएं बनाएगी, जो वो बड़े बड़े वस्तु बनाएंगे, भारी मात्रा में वस्तु बनाएंगे, वो दूसरे देश भेज करके क्या करेंगे, वो फायदा कमाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों भूमंडलीकरण के पक्ष में और विपक्ष में तर्क। तो सबसे पहले पक्ष में तर्क, पक्ष में मतलब हो गया इसका अच्छाई के बारे में। तो इसका पक्ष में तर्क, आर्थिक विकास होता है इससे, वैश्विक बाजार, सांस्कृतिक का आदान प्रदान होता है, और प्रौद्योगिकी का प्रसार होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये सब चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्थिक विकास। तो देखिए दोस्तों, अगर ये पॉइंट आपको याद नहीं रह पाता है ये वाला, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सीधा सीधी लिख दीजिएगा, भूमंडलीकरण से आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मतलब पैसों के क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि यह देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देती है। क्योंकि जब देशों के बीच व्यापार होगा, निवेश होगा, मतलब चीज़ें आएगा जाएगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा आर्थिक जो स्थिति है क्या होगा, मजबूत होगा। आर्थिक मतलब हमारा पैसा के मामले में हम क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला तो आर्थिक विकास होता है, जब एक दूसरे से देश में व्यापार करते हैं तो हमारा आर्थिक विकास होता है, मतलब पैसों का विकास होता है। वैश्विक बाजार, ये वैश्विक बाजार मतलब विश्व का बाजार, ठीक है। तो भूमंडलीकरण से विश्व बाजार का निर्माण होता है। विश्व बाजार का निर्माण मतलब सारे देश मिल जाते हैं और एक दूसरे से बाजार करते हैं। हम लोग तो एक जिला में या तो कहीं एक मार्केट, छोटा मार्केट में बाजार करते हैं, वहाँ पे सभी लोग जाते हैं, लेकिन विश्व बाजार मतलब सारे देश मिल करके बाजार करेंगे, ठीक है, जिसमें व्यवसायों को एक नया अवसर मिलेगा, जिससे व्यवसायों का यानी व्यापार करने वाले लोगों को एक नया नया अवसर मिलेगा बेचने का, पैसा कमाने का। तीसरा पॉइंट है संस्कृति का आदान प्रदान। जब हम दूसरे देश जाएंगे तो हमारा संस्कृति को वो अपनाएंगे, उसका संस्कृति को हम अपनाएंगे, ठीक है। तो भूमंडलीकरण से संस्कृति का आदान प्रदान में वृद्धि होता है, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और आदान प्रदान बढ़ता है। अब देखिए, हमारा संस्कृति वो देखेगा, हमारा रीति रिवाज को वो जानेगा, उसका हम जानेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर समझ आएगा कि कैसे क्या संस्कृति रीति रिवाज होता है, ठीक है, और एक दूसरे से आदान प्रदान भी होगा। हमारा रीति रिवाज वो जानेंगे, उसका हम जानेंगे, ठीक है। प्रौद्योगिकी का प्रसार, प्रौद्योगिकी का मतलब नया नया टेक्नोलॉजी का भी क्या होगा, विकास होगा। भूमंडलीकरण से प्रौद्योगिकी का प्रसार होगा, यानी टेक्नोलॉजी का, ठीक है, जिससे देशों के बीच ज्ञान और नवाचार मतलब नया नया ज्ञान का आदान प्रदान होगा। ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा नया नया टेक्नोलॉजी से। अगर नया नया टेक्नोलॉजी आते जा रहा है ना अभी, तो उससे क्या होगा, ज्ञान भी मिलेगा, और नया नया ज्ञान का क्या होगा, आदान प्रदान होता रहेगा हमारा। अगर हम दूसरा देश जाएंगे तो दूसरे देश में बड़ा बड़ा मशीन है, तो उससे हमें कहीं ना कहीं ज्ञान जरूर मिलेगा, नया नया ज्ञान प्रदान होगा हमें, ठीक है। अब देखते हैं विपक्ष में तर्क, मतलब इसका उल्टा, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक समरूपता, पर्यावरणीय प्रभाव, नौकरियां का नुकसान, राष्ट्रीय संप्रभुता। देखते हैं ये सब चीज़ें क्या है। हम आपको पहले ही बता दिए कि अगर ये सब हेडिंग आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम में तो आप इसको छोड़ सकते हैं, सीधे नंबर 1 लिख सकते हैं और ये सब चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आर्थिक असमानता क्या है। तो भूमंडलीकरण से आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, क्योंकि कुछ देशों और व्यक्तियों को अधिक लाभ होता है जबकि अन्य को नुकसान होता है। देखिए, आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड हो गया, असमानता मतलब बराबर ना होना। तो इससे क्या होता है पता है, हर लोगों को एक जैसा फायदा होगा जरूरी नहीं है। कहीं किसी देश को ज़्यादा फायदा हो जाता है तो किसी व्यक्ति को ज़्यादा फायदा होता है, तो किसी को नुकसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी लगा रहता है इसमें, ठीक है, किसी को फायदा किसी को नुकसान। संस्कृति की समरूपता, भूमंडलीकरण से सांस्कृतिक जो होता है ना समरूपता में वृद्धि हो सकती है, जिससे स्थानीय संस्कृति का नुकसान हो सकता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि देखिए, हमारा मान लो कि हम गांव में रहते हैं, हमारा रीति रिवाज अलग है, और हम दूसरा देश जाएंगे, कभी वो देश जाएंगे, कभी ये देश जाएंगे, तो हम उसी का संस्कृति को धीरे धीरे अपना लेंगे। तो समरूपता का मतलब होता है उसी के जैसा। तो जब हम उसी के जैसा संस्कृति को अपना लेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्थानीय संस्कृति है, जो हमारे गाँव का संस्कृति है, उसको क्या हो जाएगा, नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि हम विदेश का संस्कृति को अपना रहे हैं ना। पर्यावरणीय प्रभाव, देखो भूमंडलीकरण से पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। कैसे, देखिए, अधिक से अधिक फायदा कमाने के लिए क्या करेंगे, फसल उपजाएंगे। फसल उपजाएंगे तो पानी को जो है पानी का स्रोत कम होगा, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। गाड़ियाँ से सामान यहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो इससे प्रदूषण फैलेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नुकसान है।
नेक्स्ट है कि नौकरियां का नुकसान। अब देखते हैं नौकरी का नुकसान कैसे होगा। तो भूमंडलीकरण से कुछ देशों में नौकरियां का नुकसान हो सकता है। जैसे मान लो कि अमेरिका के लोग भारत में आ गए हैं व्यापार करने के लिए, तो भारत के लोगों का नौकरी का खतरा है कि नहीं है। हो सकता है यहाँ के लोगों का ज़्यादा सामान ना बिके, है ना, क्योंकि व्यवसायों को दूसरे देशों में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्योंकि देखो व्यवसाय को अगर एक देश से दूसरे देश में अगर हम करते हैं ना, तो इससे नौकरियां में मतलब वहाँ के उस देश के जो लोग हैं उनकी नौकरियां खत्म होने की डर रहती है। राष्ट्रीय संप्रभुता, इसका मतलब क्या देखिए, भूमंडलीकरण से राष्ट्रीय संप्रभुता पर खतरा हो सकता है। जो संप्रभुता, जो हमारा राष्ट्रीय संप्रभुता है, जो हमारा राष्ट्र का प्यार है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो खतरा में हो सकता है। क्यों? क्योंकि देशों को वैश्विक संगठनों और समझौते के अनुसार चलना पड़ सकता है। अगर हम क्या करेंगे, हम व्यापार करेंगे, हम अमेरिका के साथ, चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो कभी कभी वो जो हमें बोलेंगे वो भी हमको करना पड़ेगा, कभी हम बोलेंगे तो उसको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता टूट सकता है, खतरा हो सकता है, क्योंकि आपको भी तो उसका बात मानना पड़ेगा ना जब आप व्यापार कर रहे हैं मिल करके। तो कहीं ना कहीं देश में खतरा बना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों वैश्वीकरण के प्रभाव, कि इसका प्रभाव क्या है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के प्रभाव को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। ठीक है, वैश्वीकरण ने राष्ट्र के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं समझौते का आधार आर्थिक लाभ बना दिए। ठीक है, देखो वैश्वीकरण से क्या हुआ पता, राष्ट्र मतलब देश, देशों के बीच जो होने वाला अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, मतलब अलग अलग जो देश होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होगा, दोस्ती होगा, ठीक है, समझौता होगा, तो इससे क्या होता है पता, आर्थिक लाभ होता है, यानी पैसों से के मामले में लाभ होता है। क्यों? क्योंकि हम सामान को बेच के अधिक से अधिक पैसा कमाएंगे। दूसरा है कि वैश्वीकरण ने सैनिक गुटबंदी को बहुत हद तक कम कर दिया। अब देखो, जब हम अमेरिका से, सपोज करो पाकिस्तान से क्या करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, अच्छा संबंध है, तो क्या मुझे सैनिक का जरूरत पड़ेगा वहाँ पे? नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण से क्या होता है पता, सैनिक की जरूरत कम पड़ती है ना। तीसरा है कि वैश्वीकरण ने विचारधाराओं को, टकराव व संघर्ष को समाप्त करके विश्व को उदारीकरण, लोकतांत्रिक विचारधारा की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए सहमत किया। देखिए वैश्वीकरण जो है ना, वो विचारधाराओं को, टकराव व संघर्ष को समाप्त कर दिया, मतलब लड़ाई झगड़े होने की जो संभावना होती है ना उसको कम कर दिया है। साथ ही उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा की मतलब महत्व मिला। उदारवादी मतलब जो हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, भाईचारा की भावना होती है, उसी को बोलते हैं उदारवादी। तो कहीं ना कहीं उदारवादी लोकतांत्रिक को बढ़ावा मिला है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि वैश्वीकरण ने विकसित देशों के महत्व को बढ़ाया है। जो विकसित देश है उसका वैल्यू और बढ़ गया है, जैसा अमेरिका हो गया, इसका वैल्यू और बढ़ गया है। ठीक है, पांचवा है कि वैश्वीकरण ने विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं व्यक्तियों के आवागमन में वृद्धि की। देखो वैश्वीकरण से क्या हुआ पता है, अलग अलग देशों के बीच व्यक्ति का आना जाना, वस्तुओं का आना जाना, इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। क्योंकि हम बेचने के लिए जाएंगे, वो आएंगे बेचने के लिए, तो कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों की, वस्तुओं की संख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। ठीक है, बात करते हैं निष्कर्ष का दोस्तों। तो भूमंडलीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके पक्ष में भी और विपक्ष दोनों है, अच्छाई और बुराई दोनों है। इसके लाभों का आनंद लेने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि भूमंडलीकरण का लाभ का आनंद लें, तो इसके लिए नकारात्मक पहलुओं को समझना है कि इसमें बुराई क्या चीज़ है। ठीक है, और उन्हें कम करने के लिए काम करना पड़ेगा, कि जो इसमें बुराई चीज़ है उसे ख़त्म किया जाए। सरकारों को, व्यवसायियों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा, सभी लोगों को मिल करके काम करना होगा, ताकि भूमंडलीकरण के लाभों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि भूमंडलीकरण के लाभ सभी देश, सभी लोग ले सकें, और इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। और जो इसका नकारात्मक प्रभाव, गलत प्रभाव है, उसको कम किया जा सके, और इसका सिर्फ और सिर्फ फायदा लिया जा सके, और इसका फायदा सभी लोगों तक पहुँचाया जा सके, किसी एक को फायदा ना मिले। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका पर प्रकाश डालें। देखो दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना, वो हो सकता है आगे पीछे भी कर दे। भूमंडलीकरण आपको आगे देखने को मिला और विश्व बैंक पीछे देखने को मिले, तो कहीं भी अगर देखना है कि विश्व बैंक लिखा हुआ तो आंसर यही डालना है। विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका पर प्रकाश डालें, यानी कि विश्व बैंक क्या है और इसका भूमंडलीकरण में क्या भूमिका है। भूमंडलीकरण को हम वैश्वीकरण भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि विश्व बैंक क्या है और इसकी वैश्वीकरण में क्या भूमिका है, तो भी आपको आंसर सेम लिखना है। ठीक है, यानी जहाँ भी विश्व बैंक आ जाए, क्या आ जाए, विश्व बैंक आ जाए, यानी वर्ल्ड बैंक आ जाए। ठीक है, तो आपको आंसर सेम यही लिखना है। बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन का आंसर करवा दिए, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विश्व बैंक का। ठीक है, कि विश्व बैंक होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, विश्व बैंक जो होता है ना, वो एक कंपनी की जैसा होता है। जैसे कंपनी में बहुत सारे लोग कैसे काम करते हैं, वैसा ही विश्व बैंक है। तो देखिए विश्व बैंक है क्या,
यानी बहुत सारे छोटे छोटे देश जो है, बहुत सारे जो देश है, बहुत सारे देश है, उस सभी को मिला करके विश्व बैंक को बनाया गया है। विश्व बैंक को क्यों बनाया गया है? क्योंकि आप सभी को पता है जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ, दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ, उस टाइम भी बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ। तो सभी देश ने एक प्लान किया कि बार बार युद्ध में क्या होता है, गरीब जो देश होता है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो क्यों ना एक ऐसा कंपनी बनाया जाए जिसके मदद से अगर कभी युद्ध हो जाए और कोई गरीब देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए तो उसको मदद किया जाए पैसों के रूप में। विश्व बैंक से ही पता चल रहा है पैसों के रूप में मदद करना। तो उसी टाइम से विश्व बैंक का निर्माण किया गया। ये कंपनी, हम इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसको हम लोग संस्था बोलेंगे। विश्व बैंक के अंदर बहुत सारे देश मिले हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे देश मिले हुए हैं और उसमें से हर एक देश के कुछ सदस्य हैं, यानी कि जितने भी सारे देश इसमें शामिल है विश्व बैंक में, यहाँ पे मान लो कि अगर जितने सारे देश इसके अंदर है वहाँ से हर एक सदस्यों को यहाँ पे चुना गया है और वही लोग विश्व बैंक में रहते हैं, इस संस्था में रहते हैं और देखभाल करते हैं कि कौन सा देश गरीब है, किसको मदद की ज़रूरत है, किसको मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी टाइम से विश्व बैंक का निर्माण किया गया था, ठीक है, ताकि जो गरीब देश है, कमज़ोर देश है, उसको मदद किया जा सके। देखिए, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था मतलब ये एक देश के लिए कार्य नहीं करती है, बहुत सारे देशों के लिए कार्य करती है, ठीक है, जो पिछड़े देशों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। देखिए, ये एक क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मतलब बहुत सारे देशों के लिए है, ठीक है, एक देश के लिए नहीं है। जब हम अपने देश से अलावा और कोई देशों की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अब ये उनको मदद करता है जो पिछड़ा देश है, इसलिए मदद करते हैं ताकि गरीबी से उसको बाहर निकाला जा सके। और मदद किस लिए करते हैं, किस टाइप में करते हैं, ऋण देते हैं, उसको कर्ज देते हैं पैसों का, कुछ अनुदान भी दे देते हैं कि चलो ये पैसा रख लो, आप हमें पैसा नहीं देना, अनुदान मतलब मदद के रूप में। तकनीकी सहायता, तकनीकी सहायता मतलब नया नया टेक्नोलॉजी कि आप कैसे विकास करोगे, ठीक है, तो नया नया तरीका बताए जाते हैं उसको, ये सब चीज़ों में मदद किया जाता है, ठीक है, जो देश गरीब होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है विश्व में गरीबी को कम करना, यानी कि पूरा विश्व में गरीबी को हम कम करेंगे, इसका उद्देश्य होता है विश्व बैंक का, ठीक है। और जीवन स्तर में सुधार करना और लोगों के जीवन स्तर में क्या कर देना, सुधार कर देना, यही हमारा क्या होता है दोस्तों, विश्व बैंक होता है, ठीक है। इसका कुछ पॉइंट देखते हैं छोटे छोटे। विश्व बैंक जिसे हम WB, यहाँ पर गलत लिखा गया WB का मतलब हो गया दोस्तों वर्ल्ड बैंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक, ठीक है। तो विश्व बैंक जिसे हम WB के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं विश्व बैंक की स्थापना जो 1 नंबर में आने की संभावना 1944 में किया गया, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना जो 1944 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व बैंक विकासशील देशों को, विकासशील देशों मतलब जो देश विकास पूरा नहीं किया है बल्कि उसे विकास की ज़रूरत है, अभी वो विकास कर ही रहा है, उसको बोलते हैं विकासशील देश। उसको क्या करते हैं, ऋण देते हैं, अनुदान दे करके गरीब कम करते हैं, उसको ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं, कुछ भीख के रूप में मदद दे देते हैं उसको, ताकि उसका जो गरीबी उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है। विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या 189, अभी मैंने बताया ना, मान लो ये विश्व बैंक है, एक कंपनी है, इसके अंतर्गत बहुत सारे देश होते हैं, ठीक है। आखिर विश्व बैंक किसके लिए कार्य करेगी, किसी के लिए भी नहीं, विश्व बैंक उसी के लिए कार्य करेगी जो विश्व बैंक के सदस्य देश हैं, यानी जो इसमें शामिल हैं। तो इसमें टोटल 189 देश शामिल हैं और 189 देश के जो सदस्य हैं वही आकर के विश्व बैंक में काम करते हैं। इनका काम होता है 189 देश में कहीं भी अगर कुछ मदद की जरूरत है तो मदद देना, ठीक है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सहित कई राष्ट्रों ने चाहा कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो युद्ध के प्रभावों को कम कर सके, है ना। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो अमेरिका ने एक कदम उठाया और अमेरिका के साथ साथ कई देशों ने एक कदम उठाए और उनका मानना था कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया जाए जो कभी अगर युद्ध हो जाए तो उसको समाप्त किया जाए और ख़त्म करेंगे ये सब मिल करके। और अगर किसी का हार हो गया, किसी का ज़्यादा नुकसान हो गया तो विश्व बैंकों से क्या करेंगे, मदद करेंगे। मतलब युद्ध को रोकना और मदद करना ही विश्व बैंक का क्या था, उद्देश्य था। आगे देखिए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध से ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना तो उस टाइम बहुत सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। तो इन देशों को मदद की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो इसी के कारण विश्व बैंक की स्थापना किया गया ताकि कमज़ोर देशों को मदद किया जा सके। अब आगे बात करते हैं विश्व बैंक का कार्य बोलो चाहे भूमंडलीकरण में इसकी भूमिका बोलो, ठीक है, बात एक ही पड़ता है। तो विश्व बैंक भूमंडलीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, खासकर विकासशील देशों के लिए।
यानी जो देश कमज़ोर है, गरीब है, जो पूरा पूरी विकसित नहीं किया है, जो अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा नहीं हो पाए उनके लिए, ठीक है, इसका मुख्य भूमिकाएं इस प्रकार है। ये जो मदद करती है, जो इनका कार्य है वो है ऋण और अनुदान देना, तकनीकी सहायता देना, नीति में सुधार करना, गरीबी को उन्मूलन यानी गरीबी को उठाना। गैर सरकारी संस्था को भी ऋण देते हैं, जो ऐसी जैसे हम तो कोई सरकारी चीज़ रहता है तो प्राइवेट चीज़ों को लोन नहीं देते हैं, लेकिन ये गैर सरकारी संस्था को भी ऋण देते हैं, जो सरकारी नहीं है उसको भी ये ऋण देते हैं ताकि तुम ऊपर उठो। निरीक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं, साझा ज्ञान देते हैं यानी अपने ज्ञान को साझा करते हैं, शिक्षा में बढ़ोतरी करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं और नीतिगत सलाह भी देते हैं कि कैसे कैसे नीति बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऋण और अनुदान। विश्व बैंक विकासशील देशों को यानी जो देश पूरा तरीका से विकास नहीं किया उसको आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण यानी आर्थिक विकास, ताकि उस देश का आर्थिक विकास हो सके। आर्थिक विकास मतलब जो पैसे के रूप में विकास नहीं हुआ है वो विकास हो सके, इसके लिए वो ऋण देते हैं और अनुदान भी प्रदान करते हैं। तकनीकी सहायता, तकनीकी मतलब उसको नया नया टेक्नोलॉजी बताते हैं कि इस प्रकार से इस रास्ते पर चलो, इस मशीन का प्रयोग करो, ये करो, मतलब नया नया चीज़ों का, जिसको तकनीकी बोला गया, ठीक है। विश्व बैंक विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि वे अपने आर्थिक विकास परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर सकें, मतलब आगे बढ़ सकें। नीति सुधार करना, कोई नीति में सुधार करने की जरूरत होता है, ये नीति में भी सुधार करते हैं। विश्व बैंक विकासशील देशों को नीति सुधार में मदद करते हैं ताकि वे अपने अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल और प्रभावी बना सकें। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन, वो गरीबी से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को हटाना, और यह विकासशील देशों को गरीबी जो है वो कम करने के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने में मदद करती है। जो विश्व बैंक है ना वो गरीबी को कम करना चाहती है, इसके लिए नया नया कार्यक्रम को बनाती है, ठीक है, यानी नए नए तकनीकों का प्रयोग करती है, नए नए परियोजनाओं को लाने का प्रयास करती है, ठीक है, नए नए चीज़ों के मदद से गरीबी को कम करने का प्रयास करते हैं। गैर सरकारी संस्था को भी ऋण देते हैं, ऋण मतलब कर्ज, यहाँ किसी भी गैर सरकारी संस्था को भी प्रदान किया जाता है, क्या चाहिए, ऋण, ठीक है, और उसकी सहायता किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं निरीक्षण। अब ये मान लो कि कोई देश कमज़ोर बोल रहा है कि हम कमज़ोर हैं, हमको अभी पैसों की ज़रूरत है, हमें पैसा दो, तो ये पैसा तो उसको दे देंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि सच में जो काम के लिए वो पैसा लिए तो वो पैसा का यूज हो रहा है कि मिस यूज हो रहा है, फालतू का यूज हो रहा है, तो वो निरीक्षण यानी देखभाल का भी कार्य करते हैं। विश्व बैंक निरीक्षण का भी कार्य करते हैं, वह यह देखा यानी कि वह यह देखता है कि ऋण लेने वाला देश यानी जो कर्ज लिया है किस कार्य के लिए ऋण लिया है और उसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हुआ है या दूसरा कोई कार्य में वो पैसा लगा रहा है, ठीक है, इसका ये निरीक्षण करने का उद्देश्य है, यानी ये वही चीज़ को देखभाल करने का काम करती है। साझा ज्ञान, एक दूसरे के पास साझा ज्ञान करते हैं, ठीक है, जो इसके अंतर्गत 189 देश शामिल है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको क्या ज्ञान साझा करना है, ये सब चीज़ बताते हैं। तो विश्व बैंक के सदस्य देशों यानी विश्व बैंक के जो सदस्य देश है उसके बीच विकास के अनुभव कि विकास कैसे होगा इसका अनुभव शेयर करते हैं और ज्ञान को भी साझा करने में मदद करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है, तो शिक्षा क्षेत्र में निवेश करना यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी पैसा को खर्च किया जाता है, निवेश मतलब पैसा लगाना, ठीक है, जिससे बच्चों को और युवाओं को शिक्षा तक पहुंचाया जा सके और इसको शिक्षा प्राप्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना यानी जो विश्व लेवल पर पूरे विश्व लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व लेवल पर व्यापार को बढ़ावा देते हैं ताकि लोग रोजगार उनको मिले, उस सामान को यहाँ से वहाँ बेच सके, एक देश से दूसरे देश में अपने चीज़ों को बेच सके, कोई ताकि दिक्कत ना हो। तो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं जिससे विकासशील देशों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुँचाने में मदद मिलती है। जो देश कमज़ोर है, जो देश गरीब है, उसको भी मौका मिलता है कि जो आप वस्तु को बना रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, वो आप वैश्विक बाजार में यानी कि विश्व में किसी भी देश में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं और आप फायदा कमा सकते हैं। नीतिगत सलाह यानी कि नीतिगत कि कौन सा नीति कब बनाना है, कौन हटाना है, यानी उसी को बोलते हैं नीतिगत सलाह भी देते हैं, ठीक है। यह संगठन जो है विश्व बैंक विकासशील देशों को नीतिगत सलाह प्रदान करता है जो उन्हें आर्थिक सुधार लागू करने और विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। अगर नीतिगत सलाह उसको मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका आर्थिक सुधार होगा और उनका विकास में भी बढ़ावा मिलेगा। अगर कुल मिलाकर के बात किया जाए तो कुल मिलाकर के विश्व बैंक ने भूमंडलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करें, निभाए हैं, जिससे विकासशील देशों को आर्थिक विकास हुआ है और गरीब कम करने में भी मदद मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व बैंक की आलोचनाएं। देखो अभी तक तो मैंने ये चीज़ें देखा कि विश्व बैंक का बहुत सारे फायदाएं थे, अभी तक जो भी मैंने देखा विश्व बैंक का बहुत ज़्यादा अच्छा था कि ये कोई भी गरीब देशों को मदद करते हैं, यहाँ तक मैंने अच्छा ही देखा। बट बुराई करने वाला लोग होते ही होते हैं, आप कितनों भी अच्छाई करो आपके पीठ के पीछे लोग बुराई करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग भी हैं, विचारक हैं,
बुद्धिजीवी ऐसे लोग भी हैं जो विश्व बैंक की आलोचनाएं की हैं। आलोचनाएं मतलब बुराइयां, ठीक है। तो देखते हैं क्या बुराइयां की हैं, ठीक है। विश्व बैंक की आलोचनाएं भी हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं। ये नहीं समझना कि विश्व बैंक का सिर्फ अच्छाई ही लोगों ने किया, नहीं, इनका कुछ कमियां भी निकालें। कौन कौन कमियां देखते हैं। ऋण की शर्तें, जो लोग बुराई कर रहे थे, यानी कि जो विचारक इनका बुराई करते हैं, उनका कहना है कि ऋण की शर्त है, ये गलत है। ऋण जो है ना, वो जो मजबूत देश होता है उसको बहुत आराम से ये ऋण दे देते हैं, लेकिन जो कमजोर गरीब देश होते हैं उसको बहुत तड़पा तड़पा करके ये ऋण देते हैं। तो ये गलत है, एक इनका कहना है जो इनका बुराई कर रहे हैं, ठीक है। तो विश्व बैंक के ऋणों की शर्त अक्सर विकासशील देशों के लिए कठिन होती है। इनका कहना है कि जो विश्व बैंक का ऋण का जो शर्त है, जो जैसे कागज पत्र का होता है ना, कोई भी चीज़ आपको वैसा पैसा नहीं मिलेगा, जो इसका सिस्टम होता है, जो इसका प्रोसेस होता है, वो विकासशील देशों के लिए, यानी कि जो देश गरीब है, कमजोर है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है, और इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और इससे क्या होता है, उसको फायदा ना होकर के उल्टा उसको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। दूसरा, पर्यावरणीय प्रभाव। ऐसा भी कहा गया कि जो विश्व बैंक है इसका पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो विश्व बैंक की परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं हैं, यानी कि पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है और इससे स्थानीय समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इनका कहना है कि विश्व बैंक से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण से वहाँ के रहने वाले लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा, सामाजिक प्रभाव, यानी समाज पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, ऐसा लोगों का कहना है, विचारकों का कहना है। विश्व बैंक की परियोजनाओं के सामाजिक प्रभावों के बारे में भी चिंताएं हैं और इससे स्थानीय समुदाय के अधिकारों और हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि इनका कहना है कि विश्व बैंक का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, और इससे क्या हो रहा है, उनके हितों का नुकसान हो रहा है, मतलब उसके जो अधिकार हैं, ठीक है, उसको उस पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बात करते हैं निष्कर्ष का दोस्तों। तो इन आलोचनाओं के बावजूद, आलोचना मतलब बुराइयों के बावजूद, विश्व बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ तो कमियां हैं, एक अलग बात है, फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैश्विक गरीबी को कम करना, यानी कि विश्व लेवल पर पूरे विश्व में गरीबी को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसकी भूमंडलीकरण में क्या योगदान है। जी हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है और इसके भूमंडलीकरण में क्या योगदान है। नाम से ही पता चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे देश लेवल पर, ये नहीं कि कोई भी एक देश में ही, बहुत सारे देशों में, ठीक है। और मुद्रा मतलब पैसा से संबंधित, आप सभी को पता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब हो गया दोस्तों, जो एक दूसरे को मदद कर रहा है पैसा दे करके। जैसे कोई देश गरीब है तो उसको पैसा दे रहा है ऋण के तौर पर, कर्ज के तौर पर, कि तुम ऊपर उठो और जब ऊपर उठोगे तो पैसा दे देना। यानी गरीब देशों के लिए जो कार्य करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। अब इसका देखेंगे कि भूमंडलीकरण में इसका क्या योगदान है, ठीक है। भूमंडलीकरण में क्या योगदान है दोस्तों। इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलता जुलता आप लोग को विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक जो था वो इसी से मिलता जुलता है, इसीलिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दोनों को बहन भी कहा गया है, ठीक है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, जिसको IMF भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। IMF हो सकता है एग्जाम में 5 नंबर में सीधा सीधा ऐसे बोल देगा कि IMF क्या है, तो घबराना नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 देशों के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, जो अपने सदस्य देशों के लिए, और जो इसमें 189 देश शामिल हैं, वो अपने देशों के लिए क्या करते हैं, वित्तीय सहायता करते हैं। वित्तीय का मतलब हो गया दोस्तों धन दौलत में कुछ भी आ सकता है, धन दौलत में पैसा भी आ सकता है, ठीक है, कुछ खाने पीने के भी चीज़ आ सकता है, मतलब कुछ भी मदद के तौर पे जो भी आप कुछ मदद कर रहे हो वो हमारा वित्तीय हो गया, ठीक है। वित्तीय सहायता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मतलब हल्का बनाते हैं कि ये देश वहाँ पे और वो देश यहाँ पे आकर के व्यापार कर सकते हैं। सतत विकास और रेगुलर, सतत क्या करते हैं, विकास करवाते हैं, और उच्च रोजगार को प्रोत्साहित करने में और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए कार्य करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करते हैं, व्यापार को बढ़ाने, वित्तीय सहायता, सतत विकास, उच्च रोजगार के लिए कार्य करते हैं, ताकि दुनिया भर में गरीबी जो है ना वो हट सके, है ना। ये दुनिया भर के लिए काम करते हैं, दुनिया भर के लिए मतलब 189 देशों के लिए, ठीक है। 189 देशों में ही ये वित्तीय सहायता करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं, सतत विकास करते हैं और उच्च रोजगार को बढ़ावा देते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। मतलब इसका निर्माण 27 दिसंबर 1945 को हुआ, जो कि एक नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हम सभी को पता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सभी देशों के लिए कार्य करते हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर यानी कि विश्व में मतलब जो देश इसके अंदर आते हैं वो सभी पर ये निगरानी रखते हैं। क्या करते हैं? निगरानी रखते हैं, ठीक है। और अपने सदस्यों को नीतिगत सलाह भी प्रदान करते हैं कि जो भी उसके अंदर शामिल देश है उसकी अर्थव्यवस्था कैसा है, खराब है, अच्छा है, खराब करने की ज़रूरत है, अच्छा करने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, नहीं है, उसको नीतिगत सलाह भी प्रदान करते हैं। IMF का मतलब ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों की मदद करने के उद्देश्य से किया गया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उस टाइम बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। अब वो ऊपर कैसे उठेंगे? तो ऊपर उठने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जरूरत पड़ा और इस टाइम इसका निर्माण किया गया ताकि दूसरे देशों को ज़्यादा नुकसान हुआ है उसको मदद किया जा सके, ठीक है। इसके अंतर्गत 189 सदस्य देश है ना। और यह वित्तीय मतलब धन दौलत किसी भी रूप में, तकनीकी मतलब नया नया टेक्नोलॉजी और सलाहकार यानी सलाह भी देकर के सहायता के साथ साथ देशों की सहायता भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूंजी की जरूरत वाले देशों को ऋण प्रदान करते हैं। जो भी देश को पूंजी की जरूरत है उसको भी पैसा देते हैं, ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने में मदद करते हैं। और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं ताकि वो ऊपर उठ सके। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC में है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का लाभ बोलो चाहे कार्य बोलो चाहे उद्देश्य बोलो, बात एक ही पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस प्रकार से भूमंडलीकरण पर योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप लाभ लिखो चाहे कार्य लिखो चाहे उद्देश्य लिखो, ये एक ही है, ठीक है। पहले देखते हैं वित्तीय स्थिरता। वित्तीय मतलब मैंने आपको बता दी दोस्तों धन दौलत में, ठीक है। और स्थिरता मतलब ये नहीं कि एक बार धन दौलत के रूप में मदद करके फिर छोड़ दिया, नहीं, रेगुलर हमेशा जब जरूरत पड़े तब मदद करते रहें, मतलब लगा रहना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्थिरता। तो वित्तीय स्थिरता, तो देखिए दोस्तों IMF मतलब वही हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। सदस्य देशों को वित्तीय संकटों से निपटने के लिए, वित्तीय संकटों मतलब अगर उसको धन दौलत में कमी आ गया, वो धन दौलत के संकट से जूझ रहे हैं, तो वैसे देश को निपटने के लिए वित्तीय सहायता और सलाह प्रदान करते हैं। वित्तीय सहायता भी देते हैं, धन दौलत के रूप में मदद भी करते हैं और सलाह भी देते हैं, ठीक है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि व्यापार को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो IMF जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करती है? बढ़ावा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन को भी, और जो भुगतान होता है ना इस देश से उस देश में, उस देश से इस देश में, ठीक है, उसको भी संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट आर्थिक विकास। आर्थिक मतलब पैसों के रूप में विकास, ठीक है। तो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो सदस्य देशों को आर्थिक विकास नीतियों को विकसित और लागू करने में सहायता करते हैं, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करते हैं? जो भी इसके अंतर्गत जो भी देश शामिल हैं उसका आर्थिक विकास और नीतियों को विकसित करने में, आर्थिक विकास की जो नीति है कि कौन सा नीति बनाया जाए ताकि हमारा आर्थिक विकास हो जाए, तो आर्थिक विकास वाले नीतियों को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें लागू भी करवाते हैं मिल करके, ठीक है। नेक्स्ट है तकनीकी सहायता। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, नया नया तरीका का भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं अपने देशों को। तो IMF सदस्य देशों को उनकी आर्थिक नीतियों को विकसित करते हैं, उनकी जो आर्थिक नीति है उसको विकसित करते हैं, लागू करने में सहायता करते हैं और इनको लागू करने में सहायता करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। मतलब कोई भी नीति को अगर लागू करना है तो ऐसे ही लागू नहीं कर देना, वहाँ पर तकनीकी सहायता अपनाया जाता है कि कौन सा नीति अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं मतलब उन लोगों को ज्ञान देते हैं, ठीक है। सतत विकास। अब देखिए दोस्तों सतत विकास मतलब रेगुलर विकास करवाता है। ये देखिए एक बार विकास करवा करके छोड़ दिए। तो IMF सदस्य देशों के बीच सतत विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। मतलब ये क्या करती है? सतत विकास करवाते हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए भी काम करते हैं। नेक्स्ट है गरीब कम करना। गरीबी को ये क्या करते हैं? कम करते हैं। तो जो IMF सदस्य देशों में गरीबी को कम करने के लिए भी काम किया जाता है ताकि गरीबी क्या हो सके? कम हो सके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है उसमें सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो व्यापार करने में, है ना।
तो INF अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में मदद करते हैं। और जो देश के बीच व्यापार हो रहा है उसके बीच में संबंध को भी मजबूत करने में क्या करते हैं, ये सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है ऋण प्रदान करना, यानी कि कर्ज भी देते हैं। इस संगठन का मुख्य जिम्मेदारी उन सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना है जो वास्तविक या संभावित भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मतलब जिसके पास पैसों की कमी है, ठीक है, जिसके पास आर्थिक व्यवस्था कमजोर है, उसको ये ऋण प्रदान करके उसका सहायता करते हैं। उच्च रोजगार, INF सदस्य देशों में उच्च रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते हैं। यानी कि जो देश इसके अंदर आते हैं उस देश में कौन सा ऐसा कार्य किया जाए, कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी, कौन सा ऐसा तकनीकी को अपनाया जाए जिससे वहाँ के देश के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, है ना। सदस्य देशों को सलाह, जो इसके अंतर्गत जो देश आ रहे हैं उसको सलाह भी देते हैं ये, है ना। तो INF सदस्य देशों को तीव्र आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए सलाह भी प्रदान करते हैं ताकि आर्थिक विकास हो और वित्तीय स्थिरता बना रहे। यानी वित्तीय स्थिरता मतलब होगी धन दौलत में हमेशा मदद करते रहना, स्थिरता मतलब कभी रुकना नहीं, चलते रहना। नीतियों को लागू करना, नीति को भी लागू करते हैं। INF सदस्य देशों को प्रभावी आर्थिक नीतियों को डिजाइन करने और लागू करने में सहायता करता है। यानी कौन कौन सा नीति को बनाना है, यानी डिजाइन करना है, और कौन कौन सा नीति को लागू करना है ताकि फायदा हो, नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसके लिए भी वो कार्य करते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भूमंडलीयकरण में योगदान, कि ये इन्होंने भूमंडलीयकरण में क्या योगदान दिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भूमंडलीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भूमंडलीकरण में क्या क्या योगदान दिए हैं वो देखिए। पहला, वैश्विक आर्थिक स्थिरता, आर्थिक एकीकरण, वित्तीय सहायता, आर्थिक सुधार और वैश्विक आर्थिक सहयोग। अगर ये सब पॉइंट आपको याद नहीं रहते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक करके यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अगर ये वैश्विक आर्थिक स्थिरता आपको याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1 डालना है आपको और यही वाला जो मैंने लाइन है वही आपको एक्सप्लेन कर देना है, अगर ऊपर वाला हेडिंग भूल जाते हैं तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता है मतलब विश्व लेवल पर आर्थिक रूप से मदद करेंगे, स्थिरता मतलब कभी रुकेंगे नहीं, चलते रहेगा, ठीक है। IMF वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं जो भूमंडलीकरण के लिए क्या है, आवश्यक है। दूसरा, आर्थिक एकीकरण, आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित, ठीक है, और एकीकरण मतलब दोस्तों होता है एक करना, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो देश इसके अंदर हैं उसको आर्थिक रूप से यानी आर्थिक मदद करते हैं ताकि वो सभी एक हो सके, है ना। किसी एक देश के लिए तो एक आर्थिक मदद नहीं करते हैं, सभी के लिए करते हैं, यानी सभी के लिए कर रहे हैं मतलब सभी के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो सभी को एक करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि सभी लोग मिलजुल करके रहें, उसी को बोलते हैं आर्थिक एकीकरण। IMF आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में मदद करते हैं जिससे देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ता है, ठीक है। अब मान लो आर्थिक एकीकरण का मदद करेंगे, मान लो बहुत जितने 189 देश है वो सभी को आर्थिक रूप से मदद करेंगे तो सब एक हो जाएंगे, है ना, सब मिली जुली रहेंगे, ये उसके देश में वो इसके देश में व्यापार भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं व्यापार करने में भी और निवेश बढ़ता है, पैसा आता है, पैसा जाता है, तो इस तरह से मिली जुली सब होते रहता है, ठीक है। वित्तीय सहायता, वित्तीय मतलब धन दौलत में भी सहायता, तो IMF सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो भूमंडलीकरण के दौरान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। देखिए ये वित्तीय सहायता यानी धन दौलत में क्या करते हैं, ये सहायता करता है। अब जब सहायता करते हैं ना तो भूमंडलीकरण के दौरान आर्थिक नीतियों का सामना करने में मदद मिलता है। जो भूमंडलीकरण होता है ना, एक दूसरे से जो व्यापार करते हैं तो उस टाइम में जो भी कुछ चुनौतियां होती है ना उसको सामना करने में ये क्या करते हैं, वित्तीय सहायता देकर के उसको मदद करते हैं। जब व्यापार हो रहा होता है तो उस टाइम चुनौतियां भी आती है, तो चुनौतियों को निपटारा करने के लिए क्या करते हैं, ये वित्तीय सहायता देते हैं यानी मदद करते हैं। आर्थिक रूप से सुधार, IMF सदस्य देशों को आर्थिक सुधारों पर सलाह देते हैं, यानी कि कैसे आर्थिक सुधार किया जाए उस पर सलाह देते हैं, और यही चीज़ भूमंडलीकरण के लिए एक आवश्यक है। आखिर ये सलाह देंगे, आर्थिक रूप से विकास करवाएंगे सभी देश को, सभी देश अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे तो एक दूसरे से मिल करके रहेंगे, और एक दूसरे से मिल करके रहना ही भूमंडलीकरण हमारा। पाँचवा है वैश्विक आर्थिक सहयोग, यानी विश्व लेवल पर ये आर्थिक सहयोग देते हैं, ठीक है। तो IMF वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं जो भूमंडलीकरण के लिए क्या है, आवश्यक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के योगदान से भूमंडलीकरण के लाभों को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करते हैं, योगदान देते हैं हर एक देशों को, ठीक है, यानी जो देश इसके अंतर्गत आते हैं उसको सलाह देता है। जब उसको सलाह देते हैं, उसको मदद करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण के लाभों को बढ़ावा मिलता है, यानी कि भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिलता है। जैसे आर्थिक विकास में, व्यापार और निवेश में वृद्धि, नौकरियां का सृजन यानी कि नौकरियां भी देते हैं, जीवन स्तर में सुधार, जीवन का स्तर भी ऊंचा उठ जाता है ना।
अब देखिए आगे, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना भी की जाती है। मतलब देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इतना ज़्यादा नीति बनाए, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन इतना होने के बावजूद भी लोग इसका क्या करते हैं, जो विचारक है, ठीक है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी अभी भी इसका क्या निकालते हैं, बुराई निकालते हैं। बुराइयों को ही बोलते हैं आलोचना। अभी भी इनका आलोचना ही किया जाता है, ठीक है। खासकर विकासशील देशों द्वारा, जो देश विकासशील है, विकासशील मतलब जो भी पूरा तरीके से विकसित नहीं किया है, उनका ये कहना है कि ये हमारे लिए कार्य नहीं करती है अच्छा से, तो उनका ये कंप्लेन हमेशा रहता है, ठीक है। कुछ आलोचकों का कहना है, यानी कि बुराई करने वाले लोगों का कहना है कि IMF की नीतियां विकासशील देशों के लिए हानिकारक हो सकती है। यानी कहना, कुछ देशों का ऐसा कहना है कि जो विकासशील देश है ना, उसके लिए अच्छे रूप से ये कार्य नहीं करती है, इनके लिए फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो जाता है, और उनकी आर्थिक संप्रभुता का उल्लंघन कर सकती है, और उनका क्या होता है, आर्थिक उल्लंघन हो जाता है, ना कि उसका मदद होता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, ताकि और देशों को मदद कर सके, यह आवश्यक है कि यह संगठन विकासशील देशों की ज़रूरतों और चिंताओं को ध्यान में रखे, क्योंकि कंप्लेन वहीं से आ रहा है, विकासशील देशों से जो विकास नहीं कर पाए अभी पूरा पूरी, उसी को बोलते हैं विकासशील देश, और वहीं से कंप्लेन आ रहा है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए विकासशील देशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वहाँ से कंप्लेन ना आए, ठीक है, और उनकी भागीदारी को बढ़ावा दें, ठीक है, और उसमें ही सबसे ज़्यादा भागीदारी दे। अब बात करते हैं दोस्तों निष्कर्ष का, ठीक है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा रखने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की महत्वपूर्ण भूमिका है। चूँकि दुनिया जटिल आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है, दुनिया जो है वो जटिल आर्थिक चुनौतियों का, सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में क्या है, आर्थिक चुनौती, पैसों के मामले में चुनौती, ठीक है। इसलिए स्थिरता यानी हमेशा मदद करना, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में IMF की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो कोई ज़रूर नहीं दोस्तों, जो लैंग्वेज में मैंने आपको बताया उसी में लिखेंगे। आप अगर समझ चुके हैं तो आप अपने तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हेडिंग याद नहीं रहता है, ये सब हेडिंग याद नहीं रहता है, तो चुपचाप आप पॉइंट डाल करके बिना हेडिंग का यही सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। 5वां, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और इसके कार्यों की विवेचना करें। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और इसके कार्यों की विवेचना करें, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन क्या दोस्तों, विश्व मतलब पूरा विश्व लेवल पर, एक देश में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में, और व्यापार मतलब बहुत सारे देशों में व्यापार करना, और ये संगठन है मतलब कि बहुत सारे देशों में व्यापार कैसे होगा नहीं होगा, उसके लिए एक कंपनी समझो, एक कंपनी बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, उसी का नाम है विश्व व्यापार संगठन। इसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है। और जो ये विश्व व्यापार संगठन है ना, ये बहुत सारे देशों के लिए कार्य करते हैं, और काम जो है वो क्या करते हैं, काम ये करते हैं व्यापार से संबंधित जितने सारे देशों के लिए ये कार्य करते हैं, वो सभी देशों में इनका ये उद्देश्य होता है कि ये देश उसमें जाकर के व्यापार कर सकता है, वो देश इसमें आकर के व्यापार कर सकता है, मतलब हर एक देश एक दूसरे में जाकर के व्यापार कर सकते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो। तो ये जो विश्व व्यापार संगठन है खास करके बनाया गया व्यापार के लिए। और अगर व्यापारी में कहीं कोई दिक्कत आ रही है और नया नया क्या तकनीक को अपनाना है, कैसे करना है, कौन सा कानून बनाना है, नहीं बनाना है, ये सारे कार्य विश्व व्यापार संगठन का है। और इनका एक और कार्य होता है कि जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जो नियम कानून, जो टाइट नियम कानून होता है, उसको सरल करने का काम करता है, ताकि किसी भी तरीके से कोई बीच में कोई भी रास्ता में बाधा ना आए, ठीक है। तो ये विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो हम लोग वही देखने वाले हैं, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और इसके कार्यों की विवेचना करें। तो सबसे पहले समझेंगे कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दोस्तों एक जो चीज़ एक देश के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के लिए होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं, ठीक है। और ये चूँकि एक संगठन है जो सभी देशों के लिए कार्य करती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ कोई एक देश का बात नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे बार बार अंतर्राष्ट्रीय आ रहा है, यानी कि बहुत सारे देशों में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाना, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको सरल बनाया जाए, और व्यापारिक संबंध बनाना, और व्यापारियों के बीच क्या हो, संबंध बने। हम अपने देश से दूसरे देश में सामान बेच रहे हैं, वो यहाँ बेचेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं संबंध भी बनेगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना वो वर्ष 1995 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1995 में। एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ये भी एक नंबर में कई बार पूछा गया, ठीक है। इसकी स्थापना विकसित देशों की पहल पर हुई है। देखो, आखिर विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या था, आखिर इसका निर्माण क्यों किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन का निर्माण इसलिए किया गया ताकि जो देश पिछड़ा हुआ है, जो देश अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, उसी को बोलते हैं विकासशील देश। तो जो अभी विकास के रास्ता पर है, खास करके वही सब देशों के लिए बनाया गया है। क्या चीज़ है? विश्व व्यापार संगठन।
ताकि गरीब देशों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके, गरीब देश अच्छे से व्यापार कर सके, ठीक है। इसलिए विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार को खुला छोड़ देना, यानी कोई व्यापार पर पाबंदी नहीं लगाना, कोई ज़्यादा नियम कानून नहीं लगाना। हाँ, उनका नियम कानून जो होता है वो तो होगा ही होगा, बट ज़्यादा टाइट नियम कानून नहीं होना, खुला छोड़ देना, सरल होना। व्यापार जो होना वो कैसा होना, सरल होना, निष्पक्ष बनाना, कोई उसमें लफड़ा नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। ये इनका उद्देश्य होता है कि व्यापार का जो उद्देश्य है, इनका विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है वो व्यापार को खुला छोड़ना, सरल बनाना, निष्पक्ष बनाना, स्वस्थ रहना, यानी स्वस्थ रखना, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, व्यापार बढ़िया से हो सके। आगे देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार में बाधाओं को कम करना है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यापार में जो बाधा आ रही है, व्यापार करने में जो बाधा आ रही है उसको कम करना, और वैश्विक व्यापार यानी कि विश्व लेवल पर जो व्यापार है उसको सुचारू रूप से चलाना, बढ़िया से चलाना, और जो उसमें बाधाएं आ रही है उसको खत्म कर देना। आगे पॉइंट देखिए, अभी इसका उद्देश्य और कार्य नीचे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जितने सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये सिर्फ विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि आप सारा पॉइंट्स लिखेंगे, अगर बीच में कोई भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत उतना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसके सदस्य देशों, इसके सदस्य देशों मतलब क्या, विश्व व्यापार संगठन जिस भी देशों के लिए कार्य करती है वो इसके सदस्य हैं। मतलब मान लो कि ये कंपनी है विश्व व्यापार संगठन, इसके अंतर्गत बहुत सारे देश होते हैं, तो ये वही देश के लिए कार्य करेंगे ना जो इसके अंदर देश आते हैं, यानी कि जो इसके सदस्य हैं, ठीक है। उसी को बोला गया सदस्य, जो देश इसके अंदर हैं, ठीक है। तो इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, यानी जो देश इसके अंदर में, तो व्यापार से संबंधित क्या नियम और कानून होंगे वो क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। कौन करते हैं, विश्व व्यापार संगठन। और व्यापार विवादों को, और जो व्यापार से संबंधित जो भी कुछ विवाद आ जाती है उसको समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, यानी कि जो भी व्यापार में क्या आ रही है, विवाद आ रही है, उसको समाधान करने का भी ये कार्य करते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट देखिए, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO, हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हो सकता है कहीं आ जाए कि WTO का उद्देश्य लिखें 5 नंबर में, तो घबराना नहीं आपको। विश्व व्यापार संगठन का मतलब होता है WTO। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जरूरत इसलिए पड़ी था ना, आखिर बात है कि इसका जरूरत क्यों पड़ा था, तो इसका जरूरत इसलिए पड़ा था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते विवाद, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, ठीक है। असमानता थी, यानी भेदभाव हो जाता था, अमीर देश को ज़्यादा फायदा हो जाता था, गरीब देश को कम फायदा होता था, असमानता फैलता हुआ जा रहा था, नियमों की कमी को, और जो नियम कानून थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए ही एक मजबूत मंच की आवश्यकता थी। यह संगठन व्यापार को सुगम बनाती है, इसीलिए तो इसका निर्माण किया गया, ताकि ये क्या करेगी, व्यापार को सुगम बनाएगी, सरल बनाएगी, सिंपल बनाएगी, न्याय संगत, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं, चाहे वो देश गरीब हो या अमीर हो, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। यानी जो पहले व्यापार करने में प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसी की वजह से एक मंच तैयार किया गया जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, ताकि अब व्यापार करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे और लास्ट पॉइंट देखिए इसका, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, यानी ये विवादों को क्या करते हैं, सुलझाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जिससे देशों के बीच व्यापार, जिससे क्या होता है, देशों के बीच जो व्यापार है, युद्धों और अन्य विवादों की संभावना कम हो जाती है। अब मान लो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक देश दूसरे देश से व्यापार हो रहा है बढ़िया से, कभी कभी युद्ध भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ों को संभालने का भी ये कार्य करते हैं, ठीक है, ताकि आराम से, सिंपल तरीका से, न्याय संगत तरीका से व्यापार होता रहे और फायदा होता रहे, ठीक है। अब आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट किए गए जो इस प्रकार, मतलब इसके प्रस्तावना में जब ये बनाए जा रहे थे तो इसके प्रस्तावना में निम्नलिखित उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। कौन कौन, जीवन स्तर में वृद्धि करना, जब विश्व व्यापार संगठन अच्छे से कार्य करेंगे ना, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जीवन स्तर में वृद्धि होगा। तो इसका पहला उद्देश्य यही है कि हम जीवन के स्तर में वृद्धि करेंगे, कोई एक देश में नहीं, पूरा विश्व में हम जीवन के स्तर को क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। देश का स्तर वृद्धि करेगा तो वहाँ के लोगों का भी क्या होगा, जीवन का स्तर वृद्धि करेगा। दूसरा पॉइंट है पूर्ण रोजगार में ठोस वृद्धि करना। इनका दूसरा ये उद्देश्य है कि पूर्ण रोजगार यानी पूरी रोजगार में ये वृद्धि करवाएंगे, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। तीसरा, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, यानी वस्तुओं का उत्पादन करना। अब यहाँ से वहाँ व्यापार जब होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा देश क्या करेंगे,
जो भी देश अपना व्यापार करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को उत्पादन करेंगे और व्यापार करेंगे, तो कहीं ना कहीं उत्पादन और व्यापार का क्या होगा, प्रसार होगा भारी मात्रा में। चौथा, सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। अब सेवाओं का उत्पादन मतलब, सेवाओं का उत्पादन का मतलब क्या, जो वस्तु लोगों को ज़रूरत है उस वही वस्तु को क्या करेंगे, हम उत्पादन करेंगे। तो इसका मतलब ये सेवाओं का हम उत्पादन करेंगे और व्यापार करेंगे, इसका भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रसार होगा, इसका उद्देश्य है। पाँचवा है कि विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, यानी विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना मतलब क्या हो गया दोस्तों, विश्व के जितने सारे संसाधन हैं उसी के अनुकूल उपयोग करना। ठीक है, इसका मतलब है कि विश्व में जितने सारे संसाधन हैं उसको एक सही तरीका से उपयोग करना। अब ये नहीं कि आप व्यापार के चक्कर में मतलब पूरा का पूरा मतलब क्षति पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को, या तो संसाधनों का गलत तरीके से दोहन कर रहे हैं। नहीं, विश्व में जितने सारे संसाधन हैं जैसे कोयला, खनिज, ये सब जो है वो सब का अनुकूलतम उपयोग करना, मतलब उतना ही उपयोग करना ताकि कोई ज़्यादा डिपेंड ना पड़े। ऐसा नहीं कि पता चले कि विश्व का सारा संसाधन ही खत्म हो गया व्यापार करने के चक्कर में, तो ऐसा भी इसका उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ पैसा पैसा नहीं, कोई क्षति भी ज़्यादा ना पहुंचे। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना, इनका उद्देश्य ये भी है कि सिर्फ व्यापार करना नहीं, व्यापार ऐसा किया जाए जिससे क्या हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, बचाव हो और उसकी सुरक्षा भी हो। सातवां, व्यापारिक संबंधों में सुधार। ठीक है, कि व्यापार के संबंध में क्या किया जाए, सुधार किया जाए, ये भी इसका उद्देश्य है। व्यापार को खुला नीति बनाना, कोई ज़्यादा नियम कानून इस पर नहीं होना ताकि खुल करके व्यापार हो सके, ये सब इसका क्या था दोस्तों, उद्देश्य था। अब हम लोग देखेंगे इसका विश्व व्यापार संगठन का कार्य। तो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन निम्न कार्य संपन्न करती है। मतलब विश्व व्यापार संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। कौन कौन सारे कार्य करते हैं तो देखते हैं हम लोग दोस्तों कि कौन कौन सा कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये सारे पॉइंट्स को। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, 6ठा 7वां 8वां 9वां लिखने के लिए भूल गए, लेकिन मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ सारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 पॉइंट है। जब आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे 9 पॉइंट। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है, विवादों के निपटारे के लिए कार्य, यानी विवादों का जो निपटारा है उसके लिए कार्य करते हैं। विवादों के निपटारे के लिए कार्य करते हैं, है ना। कोई भी अगर विवाद हो जाएगा तो उसको निपटेगा कौन, तो विश्व व्यापार संगठन ही तो उसको निपटेंगे ना। तो विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच, यानी जो भी देश के लिए कार्य करते हैं उसके बीच व्यापार तथा इससे संबंधित विवादों को निपटारा करने के लिए क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। और निपटारा जो भी चीज़ होता है, निपटारे से संबंधित नियम को बनाते हैं, प्रक्रियाओं को प्रकाशित करने का प्रमुख कार्य करते हैं। मतलब जो भी विवाद होता है उससे संबंधित नियमों को कार्य करते हैं, नियमों बनाने का काम करते हैं, विवादों को निपटारे करने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यापार संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करना। व्यापार से संबंधित जो भी कुछ मुद्दा होगा उस पर विचार विमर्श करना भी इसका क्या कार्य है। तो विश्व व्यापार संगठन का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सदस्य राष्ट्रों को, सदस्य राष्ट्रों मतलब हो गया जो देश इसके अंदर में है, ठीक है, व्यापार संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करती है। यानी विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत जितने सारे देश हैं उस देश के लिए व्यापार से संबंधित मुद्दों पर क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना। इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, नहीं देखना तो जाकर देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक भी क्या करते हैं, धन दौलत में गरीब देशों को मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व व्यापार संगठन भी क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और विश्व बैंक से मदद लेकर के गरीब देशों में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य यह भी है कि विश्व की आर्थिक नीति निर्माण में पहले से ही अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए, देखो यानी पहले जो स्थिति था उससे और ज़्यादा बेहतर स्थिति बनाने के लिए, अधिक अच्छा स्थिति बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और विश्व बैंक से प्रभावी सहयोग लेती है, सहयोग स्थापित करती है, मदद लेकर के और भी ज़्यादा पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करती है। चौथा है व्यापार समझौते को बढ़ावा देना। जो व्यापार का समझौता है उसमें बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के बीच, जो इसके अंतर्गत जो देश हैं उसी को बोला गया सदस्य। ठीक है, इन देशों के बीच व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे वैश्विक यानी विश्व स्तर पर व्यापार में वृद्धि होती है। ठीक है, पांचवा है व्यापार विवादों का समाधान। जो व्यापार से संबंधित विवाद है उसका समाधान भी करते हैं। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान करने में मदद करती है, जिससे व्यापारिक संबंधों में सुधार होता है, व्यापारियों लोगों के बीच आपस में संबंध बना रहता है।
छठा बात करते हैं, ठीक है, व्यापार नीतियों की समीक्षा। जो व्यापार से संबंधित जो नीति बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है, उसका समीक्षा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, उसका समीक्षा भी ये करते हैं, ये नहीं कि बना करके छोड़ दिए। तो व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है, ठीक है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वैश्विक व्यापार यानी कि विश्व व्यापार नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी पता चल जाता है समीक्षा करने से कि जो नियम कानून है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सातवां, व्यापार क्षमता निर्माण, ठीक है। तो WTO सदस्य देशों को व्यापार क्षमता निर्माण में मदद करता है, ठीक है। जो भी इनके अंतर्गत जो देश हैं उनके व्यापार क्षमता में, कि नहीं तुम व्यापार करो, जो देश के अंदर उतना क्षमता नहीं है कि व्यापार कर पाएंगे, उसके अंदर भी ये क्षमता भरते हैं, ठीक है, जिससे वे वैश्विक व्यापार में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सके, ताकि वो जो देश है वो भी क्या कर सके, विश्व में भाग ले सके। आठवां, नए व्यापार नीतियों का विकास करना। नए नए व्यापार से संबंधित नीतियों का भी क्या करते रहते हैं, विकास करते रहते हैं। किसके द्वारा, WTO के द्वारा। WTO नई व्यापार नीतियों का विकास करने में मदद करता है, जिससे वैश्विक व्यापार में वृद्धि होती है और व्यापारिक संबंधों में भी सुधार होता है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना। WTO व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार होता है। देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। तो इन कार्यों के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार यानी विश्व व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापारिक संबंधों में सुधार में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी ने भूमंडलीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया, इसके बारे में आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी ने भूमंडलीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों इसमें कि सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है वो भूमंडलीकरण को किस प्रकार से आगे बढ़ावा दिया है या तो किस प्रकार से प्रभावित किया है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है। तो देखिए दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, सूचना मतलब कोई भी जानकारी, और संचार मतलब एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही हमें क्या कहलाता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों भूमंडलीकरण को ये किस प्रकार से बढ़ावा दिया है, ठीक है। यानी भूमंडलीकरण या तो फिर इसके जगह में आपको अगर वैश्वीकरण दे देता है तो भी सेम है, क्योंकि भूमंडलीकरण को ही हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। तो अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, तो भी आंसर आपको क्या लिखना है, सेम लिखना है, ठीक है। तो भूमंडलीकरण या तो वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व को एक करना। हम अपने देश से व्यापार दूसरे देश में कर सकते हैं, मतलब मिली जुली सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं ICT, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ICT का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। सूचना एवं संचार तकनीकी बोलो चाहे तो प्रौद्योगिकी बोलो, प्रौद्योगिकी को हम लोग बोलते हैं तकनीकी, ठीक है। में प्रयुक्त दो शब्द का प्रयोग हुआ है, पहला सूचना और दूसरा संचार, जिसमें सूचना का अर्थ है उन आंकड़ों से होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु से संबंधित होता है। सूचना किससे संबंधित होता है, कोई भी व्यक्ति से, कोई भी वस्तु से ही तो संबंधित होता है ना सूचना। तथा संचार एक पारस्परिक क्रिया होती है, तथा संचार एक क्रिया है जो एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। सूचना मतलब दोस्तों जो किसी व्यक्ति वस्तु से संबंधित होता है, और संचार मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान किया जाता है। मतलब सूचना और संचार का मतलब होगी दोस्तों जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता हो, भेजा जाता हो। अतः सूचना एवं संचार तकनीकी एक ऐसा माध्यम है, तकनीकी मतलब वही दोस्तों जो आपका हो गया प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो सूचना एवं संचार तकनीकी एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, ठीक है। अर्थात सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सूचना एवं संचार तकनीकी या तो फिर प्रौद्योगिकी। जो सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता हो उसी को बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अभी हम लोग देख रहे हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किससे कहते हैं, फिर इसके नीचे देखेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने भूमंडलीकरण को किस प्रकार से बढ़ावा दिया है, ठीक है। अब देखिए, इस कार्य के लिए बहुत से तकनीकी उपकरणों का सहयोग किया जाता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को भेजने के लिए, सूचनाओं को भेजने के लिए बहुत सारे तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे CD, DVD, हार्ड ड्राइव, फोटो स्टेट मशीन, टेलीफोन, TV, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट, ईमेल, ई-बुक, इंटरनेट, वेब आदि। अगर कोई फोटो भेजना तो व्हाट्सएप के माध्यम से यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आपके पास तुरंत भेज देंगे। तो ये सब के माध्यम से ना सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। अखबार भी हो गया, अखबार के माध्यम से एक जगह का सूचना दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, ठीक है। और भी आगे पॉइंट देखिए इसका, पहले के समय में मौखिक विधि के द्वारा ही केवल सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। मौखिक मतलब लिखा नहीं जाता था, बस मुंह से बोल करके सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। लेकिन अभी लिख करके
आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, न्यूज़पेपर में छपता है, जगह जगह पर लिख करके हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सूचना को भेजते हैं। व्यक्तियों द्वारा अपने मस्तिष्क में संरचित किया जाता था। और पहले के टाइम में क्या होता था पता है, कोई चीज़ लिखने का साधन नहीं होता था, तो जो भी सूचना होता था ना वो लोग अपने माइंड में रखते थे, मस्तिष्क में रखते थे। और अभी हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं कि अगर बाद में भुला भी जाएंगे तो उसको देख लेंगे, लेकिन पहले भूलने वाला सिस्टम बहुत कम होता था। ठीक है, इसलिए सारा सूचना को अपने मस्तिष्क में रखा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद लेखन प्रणाली का उपयोग हुआ। ठीक है, उसके बाद लिखने वाला सिस्टम आया। ठीक है, सूचनाओं को प्रसारित करने तथा उनका भंडारण करने में किया जाने लगा। उसके बाद सूचनाओं को एक जगह इकट्ठा करने में, भंडारण मतलब वही इकट्ठा करने में, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लेखन प्रक्रिया अपनाया गया। लेखन मतलब लिख करके। ठीक है, और अगर अभी के समय में बात करें, वर्तमान समय में इन सभी कार्यों को आईसीटी की मदद से, आईसीटी मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की मदद से बड़ी आसानी से किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को बहुत ही आसानी तरीके से पहुँचाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से हम सूचनाओं को तकनीकी उपकरणों के माध्यम से क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, संरक्षित रखते हैं तथा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, हम लोग पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हो गया ना दोस्तों कि सूचना एवं संचार के प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सूचना एवं संचार तकनीकी में जो उपकरण है, जैसे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब जो इंटरनेट हो गया, ये सब जो तकनीक है, उपकरण है, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में आईसीटी, जहाँ पे आईसीटी बोलेंगे इसका मतलब समझना है सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। ठीक है दोस्तों, आईसीटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें पहुंचाया जाता है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो वर्तमान समय में आईसीटी का प्रयोग पुलिस, सुरक्षा, सेना, बैंकिंग, प्रबंधन, चिकित्सा, कानूनी सेवा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को पुलिस में भी किया जाता है, सुरक्षा में भी किया जाता है, सेना लोग भी करते हैं, बैंकिंग में भी किया जाता है, बैंकिंग प्रबंधन हो गया, जैसे आप लोग देखते हो वहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह रहता है, तो उसमें बहुत सारे डाटा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तकनीकी को अपनाया जा रहा है। बैंक वाले थोड़ी याद रखेंगे कि हम किसको 500 दिए थे, कौन हमारे पास जमा किया था, सारे चीज़ कंप्यूटर में लिखा हुआ रहता है। यही तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। चिकित्सा, डॉक्टर लोग, ठीक है, कोई भी बीमारी हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब चीज़ों में। कानूनी सेवा, कोई कानून से संबंधित हो गया, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया ही जाता है, लिख करके कोई कानून बनाया जाता है। ठीक है, आदि क्षेत्रों में क्या किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तकनीकी का बहुत ही महत्व है। ठीक है, क्षेत्र यहाँ पे गलत लिखा गया। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तकनीकी का बहुत ही महत्व है और इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों सूचना एवं संचार तकनीकी की विशेषताएं। ठीक है, अब क्या देखते हैं इसका, तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा गया। ठीक है, इसकी निम्नलिखित क्या है, विशेषताएं, सूचना एवं संचार तकनीकी की विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखना है कि सूचना एवं संचार तकनीकी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसका कौन कौन सा विशेषताएं है। पहला, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति है वो क्या, वैज्ञानिक है। ठीक है, वैज्ञानिक के तौर तरीके पर ये चलता है। ठीक है, कंप्यूटराइज जो है, न्यूज़पेपर, ये सब वैज्ञानिक के द्वारा ही देन है ना, जिसकी वजह से आज ये सब चीज़ें चल रहा है। दूसरा है कि यह तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उपकरण यानी ये जो तकनीकी है ना, आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो अगर कोई सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो हम लोग उपकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तीसरा है कि यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में सक्षम है, यानी कि आईसीटी के माध्यम से सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। चौथा है कि यह सूचनाओं के संरक्षण में सक्षम है। सूचनाओं के संरक्षण मतलब सूचनाओं को हम लोग एक जगह इकट्ठा करके बचा करके रख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में रख सकते हैं, कॉपी हो सकता है बाद में फट जाए, भीग जाए पानी से। ठीक है, लेकिन लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह में हम लोग संरक्षित करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मतलब इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसको छोटा नहीं कह सकते हैं। यह समय की बचत करती है, बिल्कुल करती है। अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्यूटर के द्वारा मैंने यहाँ पे लिख दिया फटाक से, अगर पेन से मैंने कॉपी में लिखता तो बहुत देर लगता, या तो फिर समय उसमें लिखने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कंप्यूटर में तुरंत लिख जाता है, तुरंत आ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समय की बचत होता है। आज सारे लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं घर में, तो कहीं ना कहीं समय की बचत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें 4, ठीक है, इसमें 4 विशिष्ट कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। जो आईसीटी होता है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाया जाता है, वो हम पढ़ करके पहुंचा सकते हैं, लिख करके पहुंचा सकते हैं, बोल करके पहुंचा सकते हैं, सुनना। ये 4 कौशल इंपॉर्टेंट है, ये 4 कला होना चाहिए, ये 4 चीज़ें इसमें शामिल होता है। ठीक है, जब हम सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे होते हैं। ठीक है,
शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व। अब देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व क्या है। या तो फिर ऐसा नहीं तो सीधा सीधे आपको ये लिखना है आईसीटी का महत्व। इसके पहले आईसीटी का विशेषता देखें, अब देखेंगे आईसीटी का महत्व यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का महत्व। तो इसका निम्नलिखित महत्व है, ठीक है। शैक्षिक ज्ञान का प्रसार करना, मतलब इससे क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है शैक्षिक ज्ञान का भंडारण करना, यानी ज्ञान को हम लोग भंडार करके रख सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं। विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को क्या कर सकते हैं हम लोग, आदान प्रदान कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी माना जाता है, ठीक है। शिक्षकों के लिए उपयोगी और शिक्षक के लिए भी उपयोगी माना जाता है, क्योंकि शिक्षक के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में उपयोगी, अगर वैसा क्षेत्र जहाँ पे शिक्षा उपलब्ध नहीं हो रही है तो मोबाइल के माध्यम से वो लोग घर में भी बैठ करके क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा लेने में सहायक, देखो अभी कंप्यूटराइज के द्वारा तुरंत एग्जाम हो जाता है, उसका रिजल्ट भी तुरंत हो जाता है। वही पेपर पर अगर लिया जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो कहीं ना कहीं परीक्षा लेने में भी इसका क्या होता है, इससे मदद मिलता है। ऑनलाइन भी आप लोग परीक्षा देते होंगे, ठीक है। जब कहीं कोई जॉब की तैयारी कर रहा है तो ऑनलाइन भी आप परीक्षा देते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन भी आ चुका है, ठीक है। परिणाम घोषित करने में, जब रिजल्ट जारी होता है तो क्या हम लोग अभी कॉलेज जाते हैं, नहीं, हमारे मोबाइल पर ही आ जाता है कि हम पास हैं कि प्रमोट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने भूमंडलीकरण को किस तरह से प्रभावित किया, तो फिर इसको किस तरह से बढ़ाने का प्रयास किया, यानी सूचना के और संचार के माध्यम से भूमंडलीकरण में किस प्रकार से बढ़ावा आया है, ठीक है। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया, वैश्विक नेटवर्क, यहाँ बहुत सारे पॉइंट लिख रखे हैं। आप कम से कम इनमें से अगर 5 भी लिख देंगे तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे टोटल मैंने 8 बताया, इनमें से जो सबसे ज़्यादा आसान लगेगा आप 5 भी लिख सकते हैं। वैश्विक नेटवर्क, ई कॉमर्स, वैश्विक व्यापार, वैश्विक समुदाय, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं। एक एक करके देखते हैं दोस्तों। इंटरनेट और सोशल मीडिया, देखिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पहला, तो देखिए आईसीटी ने वैश्विक संचार को आसान और तेज बना दिया, ठीक है। वैश्विक संचार मतलब विश्व को, यानी सभी आप कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग बात होता है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक संचार को आसान बना दिया है, ठीक है, और तेज भी बना दिए हैं, जिससे लोगों के बीच जानकारी और विचारों का आदान प्रदान बढ़ गया है। इसके माध्यम से हम लोग बहुत आसानी तरीके से कोई भी जानकारी ले सकते हैं, विचार एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट और सोशल मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका है। दूसरा वैश्विक नेटवर्क, इस नेटवर्क की वजह से भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आईसीटी ने वैश्विक नेटवर्क का निर्माण किया है। आईसीटी मतलब सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, इसकी वजह से नेटवर्क का निर्माण हुआ है, जिससे व्यवसाय करने, संगठन और व्यक्ति को एक साथ जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिला है। लोगों को एक साथ जोड़ने में, आखिर नेटवर्क है तभी तो हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, नहीं तो आप मेरे वीडियो को नहीं देखते, क्योंकि अगर अपलोड नहीं करते नेटवर्क नहीं होता। तो ई कॉमर्स, आईसीटी ने ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया, जिससे व्यवसायों को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में मदद मिली। ये ई कॉमर्स व्यवसाय के लिए है, जो कि लोगों को व्यवसाय करने में, बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। वैश्विक व्यापार, विश्व लेवल पर व्यापार करने में भी बहुत ज़्यादा इसका मदद मिला है। तो आईसीटी ने विश्व व्यापार को आसान और तेज बना दिया, जिससे देशों के बीच व्यापार बढ़ गया, एक देश दूसरे देश से बहुत आसान तरीका से। आखिर गाड़ी है तभी तो एक जगह से दूसरी जगह अच्छा से व्यापार हो पा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी भी है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ही एक तरह से वो भी क्या एक उपकरण ही है, ठीक है। वैश्विक समुदाय, आईसीटी ने वैश्विक समुदाय का निर्माण किया। वैश्विक समुदाय मतलब विश्व लेवल पर एक समुदाय का गठन हुआ है। जैसे हम इस देश से दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ का व्यापार और यहाँ का व्यापार, हम लोग एक दूसरे से जाते आते क्या हो जाते हैं, समुदाय के लोग बन जाते हैं, एक हम लोग का एक ग्रुपिंग बन जाता है, ठीक है, जिससे लोगों के बीच संबंध और सहयोग भी बढ़ जाता है। एक दूसरे से क्या होता है, संबंध बनने लगता है दोस्तों में, और सहयोग बढ़ जाता है, ठीक है। संस्कृति का आदान प्रदान, अगर हम दूसरे देश जा रहे हैं या तो दूसरा कहीं क्षेत्र जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए या तो किसी भी तरीक़े से, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संस्कृति रीति रिवाज है वो भी देखते हैं और उसका भी हम भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कृति का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो आईसीटी ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और आदान प्रदान भी बढ़ गया है। एक दूसरे के प्रति सांस्कृतिक का बीच भी समझ एक दूसरे के प्रति बढ़ गया, उसका जो रीति रिवाज है वो हम जानने का प्रयास करते हैं और हमारा रीति रिवाज वो जानने का प्रयास करते हैं, और एक दूसरे से आदान प्रदान भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षा और प्रशिक्षण मतलब हम किसी को सिखाते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो आईसीटी ने शिक्षा और प्रशिक्षण को ऑनलाइन और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं और दूसरे को सिखा भी सकते हैं, ठीक है, जिससे लोगों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिली है। जिससे लोग क्या कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर दूसरों को शिक्षा भी दे रहे हैं और खुद से भी
प्रशिक्षण हो रहा है, मतलब सीख रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हमारे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, ये आईसीटी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं भी लोगों को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आईसीटी ने स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है, जिससे लोगों को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिल रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। इस प्रकार आईसीटी ने भूमंडलीकरण को कई तरह से प्रभावित किया मतलब बढ़ावा दिया है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर यानी विश्व स्तर पर संचार, आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक संबंधों और अन्य क्षेत्रों में बदलाव लाया। कुल मिलाकर के विश्व स्तर पर भूमंडलीकरण आईसीटी ने, जिसको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं, तो विश्व स्तर पर आईसीटी ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया है और ये यहाँ भूमिका निभाए हैं। ये ऐसा आपको लिख देना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, छठा तक मैंने कंप्लीट आंसर बता दिया। बाकी जो सातवां से लेकर के आगे का क्वेश्चन है, इसका मेरा आंसर भी बना हुआ नहीं है, तो इसको आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, भारत में भूमंडलीकरण को लेकर उग्रवादी या तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण, दोनों पर एक आ सकता है। पर्यावरण आंदोलन क्या है, या ये जो है भूमंडलीकरण से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। तो फिर हो सकता है दोस्तों दे घरेलू बाजार पर भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव है, या तो किसान आंदोलन पर भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव है। देखो, आपको पढ़ के जाना है घरेलू बाजार वाला और किसान आंदोलन वाला। अगर ये दोनों ना दे और इसके जगह में अगर दे सामाजिक आंदोलन दे दे, ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन में ही ये दोनों का आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों पढ़ लो। अगर सामाजिक आंदोलन वाला आ जाएगा तो इसका आंसर यही वाला दोनों डाल देना है। 10वां भूमंडलीकरण का सांस्कृतिक विविधता पर क्या प्रभाव है। ठीक है,